गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं तैयार हूं आपके लिए NCERT 4 बैच की क्लास लेकर। सभी बच्चे जल्दी जुड़ेंगे ताकि एक नए चैप्टर को शुरुआत कर सकें कुछ देर बाद। पहले तो जो पुराने चैप्टर हैं उसी को कंप्लीट करेंगे और फिर एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जल्दी जो बच्चे जुड़ेंगे तो कल के लिए, कल एक विशेष दिन है। धीरे धीरे दीपावली के हम लोग नज़दीक आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा था कि कल के लिए केवल सुबह में क्लास लूँ अर्ली। कारण है कि दोपहर में इंगेजमेंट रहेगा, थोड़ा ऑफिस वगैरह भी जाना होता है। तो उस वजह से मैं चाहता था कि इस सेशन को जब मैं रिकॉर्ड करके दूं आपको, उससे बढ़िया है कि मैं लाइव ही कर दूं कि रिकॉर्ड होगा फिर अपलोड होगा। उससे अच्छा है कि जो बच्चे आ सकते हैं लाइव वो लाइव आ जाएंगे, और फिर जिस समय होता है, जिस समय आप देखते हैं उस समय भी आप देख ही सकते हैं। मैं चाह रहा था कि कल सुबह 7 बजे इस सेशन को मैं कंटिन्यू करूं। कल के लिए केवल, रोज़ तो नहीं होगा, फिर छुट्टियां भी हो जाएंगी। तो अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं या आप में से जो देखना चाहते हैं, देखो अधिकांश बच्चे क्या होते हैं रिकॉर्डिंग क्लास में देखते हैं, रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं। तो उनके लिए तो कोई मतलब ही नहीं है कि सुबह डालें या शाम डालें, लाइव लें कि रिकॉर्डेड लें, उनके लिए कोई मतलब नहीं है। तो जो बच्चे आप में से लाइव आते हैं उनके लिए एक परेशानी होती है। तो आप चाहे तो उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा। और मैं इसका टाइम थोड़ा सा कल के लिए चाहता हूँ कि देखो रिकॉर्ड तो मुझे ऐसे ही करना होगा जैसे मैं पढ़ाता हूँ। कभी भी मैं रिकॉर्डेड क्लास भी दूंगा तो ऐसे ही रिकॉर्ड करके ही देना पड़ता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ईजी प्रक्रिया है। तो बस उसमें आप नहीं होते हैं, जब मैं रिकॉर्ड करके दूंगा तो आप नहीं होंगे। ऐसा जनरली मौका नहीं मिलता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल शायद दोपहर की क्लास शाम की लेने में दिक्कत हो। तो क्यों ना इसको रिकॉर्ड करके दे दें, तो फिर 4 बजे चल जाए। या फिर सुबह आना चाहें तो लाइव कर दें, तो ऑलरेडी वो रिकॉर्डेड या लाइव जो भी कहे वह भी हो सकता है। जैसा भी उचित होगा मैं देख लेता हूँ। तो अभी क्लास है ही तो मैं एक बार आपसे बात ही कर लेता। चलिए साबिर खान जी, बढ़िया से समझ रहे हैं आप, मैं मानता हूँ। वेरी गुड इवनिंग। तो अगर चाहें तो इसको कल वाला क्लास आप रिकॉर्डेड कर लीजिएगा, रिकॉर्डेड क्लास कल का ले लीजिएगा। केवल कल की बात है, 8 बजे से लेट हो जाएगा। मैं थोड़ा पहले ही लेना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा और पहले ही लेना चाहता हूँ। तो उससे क्या होगा कि टाइम हमें मिल जाएगा। कल की PDF नहीं मिली है तो मिल गई होगी, मैंने दे दिया है। कल की PDF दे दिया है। तो आप जैसा चाहें, देखिए आप जब क्लास लेते हैं उस समय ही क्लास लीजिए। कोई मुझे मतलब मैं आपको आपके शेड्यूल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हो सकता है कि मैं दोपहर में फिर से स्टूडियो में पहुँच ही नहीं पाऊँ, क्योंकि थोड़ा वहाँ कोचिंग है, बहुत सारे लोग होते हैं, उनसे मिलना होता है, कुछ मीटिंग वगैरह भी करनी होती है। हो सकता है 2-3 दिन की छुट्टी भी आपकी क्लास की हो जाए। तो अगर कल मैं छुट्टी कर दूंगा तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, एक दिन और छुट्टी बढ़ जाएगा। तो कल अगर मैं सुबह 7 बजे से कर देता हूँ, केवल कल की बात है, तो आप तो 4 बजे लेते हैं, आप 4 बजे ही लेते रहिए। जो बच्चे लाइव आ सकते हैं आए, नहीं आ सकते हैं बाद में 4 बजे आप क्लास ले लीजिएगा, जब आपके लिए अपलोड हो जाएगा क्लास। तो देख लीजिएगा जैसा होता है। तो मैंने इसलिए शेड्यूल नहीं किया था, पहले मैंने सोचा कि आपसे बात कर लो, उसके बाद फिर मैं शेड्यूल करूं। तो यहाँ पर बात हो रही थी कल की कि आर्थिक नीति के परिणाम, ब्रिटिश आर्थिक नीति के परिणाम, यही वाला चल रहा था, या ब्रिटिशों के आर्थिक नीति का क्या प्रभाव रहा था। अब यही चैप्टर अपना चल रहा है, और इसके बाद नए चैप्टर पर आएंगे, नए भारत का उदय, राष्ट्रीय आंदोलन 1858 से 1905 तक। इसको फिर देखेंगे, आज ही शुरू करेंगे। और आज 2 घंटे की क्लास तो ले ही सकते हैं, 6 बजे तक क्लास हम लोग लेंगे। तो ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव है और नए भारत का उदय, राष्ट्रीय आंदोलन, इसके तुरंत बाद शुरू करेंगे। तो अभी थोड़ा सा 2-3 पैराग्राफ बचा हुआ है कि ब्रिटिश शासन का जो आर्थिक प्रभाव है वह नए उद्योगों की स्थापना के साथ कैसा रहा। जरा इसको सर्टिफाई कर लेते, एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। मुश्किल से 1 या 2 पैराग्राफ में इसको समाप्त करेंगे और फिर चैप्टर नंबर 9 पर शिफ्ट करेंगे। तो लेते हैं हेडिंग कि ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। और इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद जो आपका चैप्टर शुरू होना है, ये ऑलरेडी आपका 10 नंबर चैप्टर हो गया है। 10 नंबर चैप्टर हमने ऑलरेडी ले लिया है। और इसके बाद हम लोग सीधे चले जाएंगे राष्ट्रवादी आंदोलन 1905 से 18 और उग्र राष्ट्रवाद का विकास। ये वाला चैप्टर हमारा शुरू हो जाएगा। देन उसके बाद 9th नंबर के बाद पहले 8 खत्म होगा अभी, फिर 9 होगा, फिर 10th हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और फिर 11 नंबर चैप्टर पर हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, यहां ले लेते हैं। तो ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव किस प्रकार रहा है, इसको जरा देख लेते हैं। आर्थिक प्रभाव में हमने देखा कृषि के ऊपर और हमने देखा उद्योगों के ऊपर किस प्रकार का आर्थिक प्रभाव रहा। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ उद्योगों का भी विकास किया गया ब्रिटिशों के द्वारा अपनी जरूरतों के अनुसार।
और कितना भी क्यों ना रोका जाए, कुछ उद्योग का विकास हो ही जाता है। कितने भी तरीके से रोका जाए तो कुछ उद्योगों का विकास होगा। प्रारंभ तो ब्रिटिशों के द्वारा किया जाएगा, ब्रिटिश पूंजी से ही उद्योगों की स्थापना होगी, लेकिन धीरे धीरे भारतीय पूंजीपति वर्ग भी सशक्त होते चले जाते हैं। और जब हम 20वीं सदी में प्रवेश करते हैं तो भारतीय उद्योगपति भी मजबूत स्थिति में आ जाता है, तब ब्रिटिशों को चुनौती देने लग जाता है। तो शुरुआत के दौर में ब्रिटिशों के विरोध के बावजूद भारत में कुछ उद्योगों का विकास होता है। इसके दो कारण हैं, जैसा कि हम देखते हैं। इसी को मैं आगे इसी लाइन को लिख देता हूं। ब्रिटिशों के विरोध के बावजूद, ब्रिटिशों के विरोध के बावजूद भारत में, विरोध के बावजूद भारत में अनेक कारणों से आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ। अनेक कारणों से आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ, या आधुनिक उद्योग का या उद्योगों का विकास होना संभव हुआ। आधुनिक कारणों से आधुनिक उद्योगों का विकास प्रारंभ हुआ। कैसे, क्या कारण रहे का विकास प्रारंभ हुआ? पहला हम क्या देखते हैं कि जो यहां पर विकास होता है वह यहां पर हुआ। यहां पर अगर हम कारण देखें तो ब्रिटिश पूंजी के आधार पर, ब्रिटिश पूंजी के आधार पर कुछ ऐसे उद्योगों की स्थापना हुई, आधार पर कुछ ऐसे उद्योग स्थापित किए गए जिससे ब्रिटिश व्यापार को फायदा होता था, जिससे ब्रिटिश व्यापार को फायदा होता था, व्यापार को फायदा होता था। कुछ ऐसे उद्योग स्थापित किए गए क्योंकि ब्रिटिश पूंजी यहां पर लगी हुई है, ब्रिटिश व्यापार को फायदा होता हो, फायदा होता हो। यहां देखेंगे उदाहरण के लिए, यहां पर हम देख सकते हैं जूट उद्योग, जूट उद्योग हो सकता है। यानी जूट का मतलब जो पटसन के माध्यम से जो बनाए जाते हैं, जैसे जिसमें आप गेहूं रखते हैं, जिसको कट्टा या बोड़ा कहते हैं, वह भी जूट का बना होता है। ऐसे चीजों की जरूरत थी ब्रिटिशों को और इसका उत्पादन यहां पर किया जा रहा था। कोई बहुत ऐसा नहीं था कि मिशनरी उद्योग लगा दिए गए, मशीनरी सामान बनाने का उद्योग लग गया, ऐसा नहीं था। कुछ ऐसे उद्योग जिसमें कि जो जरूरत थी और यह उपनिवेशों में ही स्थापित किया जा सकता था जहां पर कि श्रम बल सस्ता होता। तो ब्रिटिशों ने ऐसे उद्योग के विकास में अपनी पूंजी लगाई। ब्रिटिश पूंजी के आधार पर कुछ ऐसे उद्योग स्थापित किए गए जिससे ब्रिटिश व्यापार को फायदा होता है, जैसे जूट उद्योग देखते हैं, या हम एक और उद्योग देख सकते हैं और यह हो सकता है आपका खनन उद्योग। खनन उद्योग का मतलब क्या होगा, या बागान उद्योग हो जाएगा। बागान उद्योग, खनन उद्योग का मतलब है जैसे कि कोयला लोहा आदि का खनन करते हैं, वह भी जरूरी था क्योंकि भारत से कोयले और लोहे का दोहन किया जाना था ब्रिटिशों को, उसकी जरूरत थी, इसलिए यहां पर खनन उद्योग का विकास किया गया। जैसे हम प्लांटेशन उद्योग देखते हैं, यानी बागानी कृषि देखते हैं, रबर का बागान है, नील का बागान है, चाय का बागान है, कॉफी का बागान है, इस टाइप के। और जो चाय बागान लगाए गए उसका प्रोसेसिंग यूनिट भी यहाँ लगाया गया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि चाय बागान से हमने पत्तियों को तोड़ा और उसको जाकर के ब्रिटेन में प्रोसेस किया, ये संभव नहीं है। प्रोसेस जैसे ही हम तोड़ते हैं चाय की पत्ती को, पेड़ होता है चाय का, उसको तोड़ते हैं तो वो उस पत्ती को एक खास टेम्परेचर की जरूरत होती है, उसको धीरे धीरे सुखाया जाता है। उसके लिए वहीं पर जहां पर हमने उस पत्ती को तोड़ा है वहीं पर उसको प्रोसेस करना होगा, नहीं तो फिर उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। चाय भी बड़ा विचित्र चीज है। तो ऐसे उद्योग यहां पर कुछ स्थापित किए गए। निश्चित रूप से यह तय है कि यहां पर ब्रिटिश पूंजी ही लगाई गई है, भारतीय पूंजी नहीं है। तो एक कारण तो यह देखा कि ब्रिटिश पूंजी भी आ रही है और कुछ ब्रिटिशों के जरूरत के लायक उद्योग स्थापित हो रहे हैं, मजबूरी में सही करना पड़ रहा है। दूसरा है कुछ ऐसे क्षेत्र रहे जहां पर ब्रिटिश पूंजी नहीं पहुंच पाई, ब्रिटिश पूंजी नहीं पहुंच पाई, अतः वहां क्या हुआ, अतः वहां भारतीय पूंजी के आधार पर कुछ उद्योगों का विकास हुआ, आधार पर कुछ
उद्योगों का विकास हुआ, उद्योगों का विकास हुआ। हालांकि यहां ध्यान रखना होगा, विकास हुआ, हालांकि ब्रिटिशों ने हर संभव प्रयास किया, ब्रिटिशों ने हर संभव प्रयास किया कि भारतीय उद्योगों की स्थापना नहीं हो या भारतीय उद्योगों का विकास ना हो सके, उद्योगों का विकास नहीं हो सके। यानी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कर कि ब्रिटिश पूंजी पहुंच ही नहीं पाए, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के कुछ उद्योग हैं, जो कृषि से जुड़े हुए कुछ उद्योग हैं, वहां पर किसी भी हालत में हम क्या देखते हैं कि ब्रिटिश पूंजी नहीं पहुंच पाती है। तो खेतीहर का मतलब खेती करने वाला हुआ, खेतीहर का मतलब क्या होगा, खेती करने वाला, जो खेती करता है उसी को खेतीहर कहते हैं। ब्रिटिश पूंजी के आधार पर कुछ ऐसे उद्योग स्थापित किए गए जिससे ब्रिटिश व्यापार को फायदा होता है। उदाहरण हम देखते हैं, जूट उद्योग है, खनन उद्योग है, बागान उद्योग है। कुछ ऐसे क्षेत्र रहे जहां पर ब्रिटिश पूंजी नहीं पहुंच पाई, अतः वहां भारतीय पूंजी के आधार पर कुछ उद्योगों का विकास हुआ। हालांकि ब्रिटिशों ने हर संभव प्रयास किया कि भारतीय उद्योगों का विकास नहीं हो सके और ब्रिटिशों के द्वारा हतोत्साहन करने वाली नीति बनाई गई। लेकिन मजबूरी है ना कि जब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट, यहाँ से आपको शोषण करना है, यहाँ के कच्चे मालों का दोहन करना है, तो ऐसे किसी चीज़ का उत्पादन करना अगर हो रहा है तो उसके प्रोसेसिंग यूनिट को यही बनाना पड़ेगा। कोई मशीन नहीं बनाया जा रहा है, कोई ऐसा प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है जिससे यहाँ पर तकनीकी हस्तांतरण हो जाए, यहाँ के लोगों का सशक्तिकरण हो जाए। और स्पष्ट रूप से इसमें ब्रिटिश पूंजी लगी हुई है, तो वैसे भी भारतीयों का कल्याण इसमें होना नहीं है। और कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग हैं, कुछ सूती वस्त्र उद्योग है जहाँ पर कि ब्रिटिश ही नहीं पहुँच पा रहे या उसको नष्ट करना संभव नहीं है, तो वह भी उद्योग पनप रहा है धीरे धीरे, क्योंकि भारत में तो पूंजीपति है नहीं। लेकिन फिर भी कुछ उद्योगों का विकास हो ही जाता है, चाहे कितना भी आप नष्ट करें, कुछ ना कुछ उद्योगों का विकास हो ही जाता है। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि 1853 में यह स्पष्ट है कि प्रारंभ में जितनी भी पूंजी लगी वो ब्रिटिश पूंजी लगी थी। 1853 में डावर जी जहांगीर के द्वारा, 1853 एक डेट नोट करते हैं, काबस जी नाना भाई के द्वारा 1853 एक वर्ष है, काबस जी नाना भाई के द्वारा बंबई में कपड़ा मिल स्थापित किया गया, बंबई में कपड़ा मिल स्थापित किया गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि यहां पर जूट मिल भी स्थापित होता है। बंबई में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कपड़े मिल की स्थापना की जाती है काबस जी नाना भाई के द्वारा। फिर हम क्या देखते हैं कि रिसरा में जूट उद्योग की स्थापना होती है 1855 में। रिसरा कहां है, बंगाल में जूट उद्योग की स्थापना, पटसन आप लोगों ने देखा है, स्थापना जहां पर पानी होगा, वेटलैंड होगा। पटसन एक प्रकार का मतलब पौधा होता है जिसके तने से कुछ रेशे निकलते हैं, जो जूट का कट्टा वगैरह बनता है, बोरा बनता है, उसी से पटसन से ही बनता है। और वह थोड़ा सा मोटा धागा उसका होता है। लेकिन जो पटसन का पेड़ होता है उससे धागा निकालने के लिए उसको पहले पानी में डुबाया जाता है, और पानी में डुबा करके उसके अंदर का जो लकड़ी होता है वो बहुत मुलायम होता है। जब पानी में बहुत दिन रखेंगे तो वो सड़ जाता है, और सड़ने के बाद उसका रेशा आसानी से बाहर निकल जाता है। और फिर उसको प्रोसेस करके उससे बहुत सारी चीज़ों को हम रस्सा है, मतलब जो जानवरों को बांधने वाला है या जहाज़ों को खींचने वाला है, उन सब चीज़ का निर्माण उसी पटसन से ही होता था। जूट उद्योग भी इस समय बहुत ही बड़ा उद्योग हो गया था, क्योंकि हर जगह रस्सी या जूट के कट्टे आदि की जरूरत हुआ करती थी। तो जूट उद्योग विकास होता है रिसरा बंगाल में, क्योंकि रिसरा के समुद्र तट पर यानी बंगाल के समुद्र तट पर पटसन का अच्छा खासा उत्पादन होता था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत होती है। अगर आप उत्तर भारत की तुलना में देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत में बारिश अधिक होगी, और बारिश होगी तो खेत डूब जाते हैं। वहाँ पर पानी ढूंढने के लिए आपको समुद्र तट पर जाने की जरूरत नहीं होती है मानसूनी समय में। वहाँ पर आसानी से खेत में ही आप उस पटसन को काट के गिरा दीजिए और फिर वहाँ से उसके रेशे को निकाल लीजिए। तो जहाँ बारिश अधिक होगी वहाँ पटसन उद्योग अधिक विकसित आपको मिलेगा। जैसा कि उस समय बंगाल में हम देखते हैं 1855 में रिसरा में जूट उद्योग की यहाँ स्थापना हो रही है।
जूट उद्योग की यहाँ पर स्थापना हो रही है। फिर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर कोयला खनन उद्योग की स्थापना होती है। कुछ हद तक सूती वस्त्र उद्योग भी होता है। सूती वस्त्र उद्योग भी स्थापित होने लगा, जैसा कि हमने पहले देखा, स्थापित होने लगा। खनन उद्योग का विकास किया गया, खनन उद्योग का विकास किया, और फिर हम क्या देखते हैं, विकास किया गया। और देन हम देखते हैं जहां पर बड़े पैमाने पर लेबर काम कर रहे हैं, बागानी खेती का विकास किया गया। खेती का विकास हुआ। कहां पर विकास हुआ? पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे किसके लिए? चाय, कॉफी तथा रबर बागान के रूप में, रबर बागान, नील बागान के रूप में, नील बागान के रूप में यहां पर स्थापित किया गया। पहाड़ी क्षेत्रों में चाय कॉफी हो जाता है और रबर बागान, नील बागान अन्य के रूप में यहां पर विकास किया जाता है। बागानी खेती का विकास होता है पहाड़ी क्षेत्र में, चाय कॉफी तथा रबर बागान, नील बागान के रूप में। इस तरह से यहां पर धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे यहां पर ब्रिटिश पूंजी का निवेश होता चला जाता है। ब्रिटिश पूंजी का निवेश होता चला जाता है। माना जाता है कि यहां पर 1906 ईस्वी में, 1906 में भारत में कितने उद्योग थे? भारत में 200 से अधिक उद्योग थे। भारत में कम से कम 206 सूती मिल स्थापित हो चुके थे, सूती कारखाने स्थापित हो चुके थे। देखिए, सूती धागों के निर्माण के कारखाने, सूती मिल स्थापित हो चुके थे, जिसमें कितने, लगभग आप देखेंगे पहले 1856 के आसपास, 1886 के आसपास देखेंगे यहां पर केवल 52 सूती मिल थे। लेकिन तेजी से धीरे धीरे भारत में विकास हो रहा है क्योंकि ब्रिटिश पूंजी ही लग रही है। 1906 तक भारत में जाते जाते 1906 तक जाते जाते भारत में 206 सूती वस्त्र स्थापित हो चुके थे, सूती मिल स्थापित हो चुके थे। और इन मिलों में क्या था? इन मिलों में 1,96,000 कामगार काम करते थे। कामगार का मतलब होता है श्रमिक। कामगार काम करते थे। एक तरह से ये एक बड़ी ताकत बन रहा है। फिर देखते हैं कोयला खनन उद्योग में, 1 लाख से अधिक उद्योग में 1 लाख से अधिक श्रमिक कार्यरत थे। लेकिन ध्यान रखना है कि यहां पर जो विकास हो रहा है वह सब ब्रिटिशों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें भारतीयों का बहुत बड़ा रोल नहीं है। हमारे यहां पटसन को पटुआ कहते, ठीक है। जूट के उद्योग में भारत आज भी नंबर 1 रैंक पर है। शिवांगी बिल्कुल सही है। तो पहले भी था, अब भी था। हम क्या देखते हैं कि यहां पर बंगाल और बिहार में नील की खेती का प्रारंभ होता है। कोयला खनन उद्योग में 1 लाख से अधिक श्रमिक कार्यरत थे। बंगाल तथा बिहार क्षेत्र में विशेषकर नील की खेती करवाई जाती थी। नील की बागानी खेती करवाई जाती थी, जिसमें किसानों का भरपूर शोषण होता था। किसानों का भरपूर शोषण होता था। इसका चित्रण तथा इस शोषण का चित्रण कहां मिलता है? शोषण का चित्रण दीनबंधु मित्र की किताब नील दर्पण में प्राप्त होती है। किताब नील दर्पण में प्राप्त होती है। नील दर्पण एक बहुत प्रसिद्ध किताब है, दर्पण में प्राप्त होती है। यानी नील है क्या करते थे? बहुत बुरी तरह से नील का एक पौधा होता था, पौधारोपण उद्योग है,
और वह पौधा लगाने के लिए बहुत अधिक श्रम की जरूरत होती थी, क्योंकि भिन्न परिस्थिति में अगर पौधे का हम रोपण करते हैं तो उसमें प्रोडक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है, उसको एक तरह से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। मान लो कि ऐसा कोई फसल, आपने फसल का अगर पैटर्न देखा होगा, जैसे रबी है, खरीफ है या अन्य फसल को देखेंगे, तो वह फसल आपको एक खास मौसम में ही उत्पादित होता है। हर मौसम में हर फसल नहीं हो सकता है, और अगर हम उत्पादन करना चाहेंगे तो उस हिसाब से उसके लिए हमें माहौल या उसके लिए मौसम बनाना पड़ेगा। फसल के उत्पादन का एक पैटर्न होता है। तो इसी तरह से नील की खेती अलग अलग मौसम में हम कर रहे हैं, अलग परिस्थितियों में कर रहे हैं, तो उसके उत्पादन के लिए आपको विशेष प्रयास करने की जरूरत होती है, उसके प्रोडक्शन के लिए विशेष प्रयास करना होता है। इस प्रयास में किसानों का बहुत अधिक खर्च हो जाता था, और जो अग्रिम लेते थे लगभग वो सारा प्रोडक्शन में ही निकल जाता था। तो प्रोडक्शन जब हो रहा है, जब प्रोडक्ट बन जाता है, तब उसको कुछ फायदा होता नहीं था, और लेकिन किसानों से एक एग्रीमेंट करवा लिया जाता था, और एग्रीमेंट को आप तोड़ नहीं सकते थे। अगर तोड़ना चाहेंगे तो आपके ऊपर भारी जुर्माना लगा दिया जाता था। तो इस तरह से किसानों का बागानी कृषि में बहुत अधिक, खास करके नील जैसी खेती में बहुत अधिक शोषण होता था। फिर हम देखते हैं कि खास करके हिमाचल की पहाड़ी में, हिमाचल, सिक्किम आदि की पहाड़ियों में किसका विकास किया गया? पहाड़ियों में चाय बागानों का विकास किया गया, चाय बागानों का विकास किया गया। जबकि दक्षिण भारत में विकास किया गया, जबकि दक्षिण भारत में किसका विकास होता है? जबकि दक्षिण भारत में कॉफी का विकास होता है, कॉफी उद्योगों का विकास होता है, उद्योग का विकास होता है, या कॉफी बागान का विकास किया गया, ऐसे कर सकते हैं। कॉफी या कॉफी उद्योग ही कर देते हैं, कॉफी उद्योग का विकास हुआ। इस तरह से हमने क्या देखा? विभिन्न क्षेत्रों में कुछ ना कुछ सही, भले दुख ही सही, लेकिन धीरे धीरे यहां पर उत्पादन होना शुरू हो जाता है। ठीक है आशु कंटल, अब कुछ देर इससे बारे में समझा दे। क्या समझा दे? क्या नहीं समझ पाए एक बार मुझे ब्रीफ कर दीजिएगा, आप क्या समझ नहीं पाए? हमने कहा यहां पर जो बातें बताई कि भारत में विरोध के स्वरूप भी, अगर जैसे मान लो कि भारत तो, ब्रिटेन तो नहीं चाहेगा कि भारत में किसी भी प्रकार का विरोध हो, उद्योगों का विकास हो, तो ब्रिटिश तो नहीं चाहेगा कि भारत में उद्योगों का विकास, क्योंकि उद्योगों का विकास अगर होना है तो ब्रिटेन में होना चाहिए। तो ब्रिटेन में जब उद्योगों का विकास हुआ तो फिर हम क्या देखते हैं कि भारत में उद्योगों का हतोत्साहन होगा। लेकिन जब उद्योगों का विकास होता है, भारत से बहुत सारे संसाधन को लूट के ले जाए जाते हैं, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं? वहां पर पूंजी का निर्माण होता है, और पूंजी का निर्माण फिर कहीं उपनिवेश में किया जाएगा, तो वही पूंजी लौट करके फिर भारत आ जाता है, और भारत में कुछ उद्योगों का विकास ब्रिटिशों के द्वारा किया जाता है, जिसकी सूचना मैंने आपको दी है। जैसे जूट उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, बागानी कृषि। इसलिए नहीं किया जा रहा है कि भारत का औद्योगिकरण, इसलिए किया जा रहा है कि भारत के संसाधनों का और बेहतर तरीके से दोहन हो पाए, और कुछ मजबूरी भी हो जाती है। तो मजबूरी यह भी थी कि हर क्षेत्र में औद्योगिकरण नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो बहुत अधिक फिजिबल नहीं थे, यानी बहुत अधिक लाभप्रद नहीं थे। तो ब्रिटिशों ने उस क्षेत्र को छोड़ दिया, और जिस क्षेत्र को छोड़ दिया वहां पर भारतीयों ने अपनी पूंजी को लगाना शुरू कर दिया, और भारतीय उद्योग वहां पर विकसित हुए। तो यहां दूसरी सूचना जो मैंने दी वह दी कि आप लिखिए मत। अगर जो बच्चे लिखते हुए नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि माइंड अभी आपका बहुत शार्प नहीं हुआ है कि लिखते हुए समझ पाए, तो आप अभी लिखिए मत, बाद में आप उसको लिखिए। क्योंकि मैं एक पैराग्राफ अगर लिखता हूं तो फिर उसको समझा देता हूं, और उसी समय रियल टाइम समझ पाएंगे, जो लिखा हुआ है उसी को समझेंगे तो फिर अच्छा रहेगा। नहीं तो मैं कितना भी आपको समझाऊंगा, आपका माइंड अभी उतना शार्प नहीं है कि आप उसको समझ पाएंगे। तो जब मैं समझा रहा होता हूं उसी समय समझ लेंगे, क्योंकि मैं लिखता हूं तो फिर उसको समझा देता हूं, और सरल भाषा में लिखा रहता है तो शब्दों को ग्रहण करने में आसानी होगी। तो कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे रह गए जिसमें कि ब्रिटिशों की पूंजी नहीं जा पाई, तो धीरे धीरे भारतीय उद्योगपति भी विकसित हो गए। मैंने यहाँ पर कई क्षेत्रों का नाम लिया, जैसे कि सूती वस्त्र के लिए ब्रिटिशों के द्वारा प्रयास किए गए बम्बई वगैरह के तट के आसपास, बम्बई है, गुजरात है, अहमदाबाद है, वहाँ पर, क्योंकि जो समुद्री तट होता है वहाँ से बेहतर तरीके से सूती धागे टूटते नहीं हैं जल्दी से,
अगर वहाँ सूती धागे निकालेंगे तो टूटेगा नहीं, मशीन मतलब ब्रेक नहीं करता उसको, क्योंकि नमी, एक पर्टिकुलर नमी चाहिए सूती धागे के बनने के लिए। फिर हमने देखा कि कुछ खनन उद्योग का भी विकास होता है, कोयला, लोहा आदि इत्यादि का खनन होता है। ब्रिटिशों ने कुछ पूंजी बागानी कृषि में भी लगाई, जिसको जूट उद्योग कहेंगे, चाय उद्योग कहेंगे, कॉफ़ी उद्योग कहेंगे और अन्य उद्योग कहेंगे। तो आशा करता हूं कि आपने समझा होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ये समझाने के बाद भी आपने नहीं समझा होगा। कारण है कि परिप्रेक्ष्य नहीं समझ पा रहे हैं। अगर परिप्रेक्ष्य समझते तो वैसे भी समझते चले जाते, और नहीं समझ रहे तो एक बार आपसे अनुरोध होगा कि किताब को भी आप जरूर पढ़िए, क्योंकि मैं आशा करता हूं कि जरूर आप समझिए, सब कुछ जरूर समझ के ही आपको चले, लेकिन उसी हिसाब से समझना। जैसे आप मत लिखिएगा भी, जिन बच्चों को लिख करके समझने में दिक्कत होती है वो रुक जाएंगे, पहले वो सुनेंगे लेक्चर और बाद में वो अपना नोट्स बनाएंगे, क्योंकि मैं अपेक्षा बिल्कुल नहीं रखता कि जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे ही आप सोचें। ठीक है बच्चे, तो हमने क्या देखा कि हिमाचल, सिक्किम आदि की पहाड़ियों में चाय बागानों का विकास किया गया, जबकि दक्षिण भारत में कॉफी उद्योग का विकास हुआ। इसमें क्या लाइन नहीं समझ में आया, एक बार मुझे कंफर्म कर देंगे। इसमें क्या लाइन आपने नहीं समझा, एक बार यह भी कंफर्म कर देंगे ताकि मैं समझ पाऊं, क्योंकि आपके हित की रक्षा करना मेरा ही उद्देश्य है ना। मैंने लिखा बंगाल और बिहार क्षेत्र में विशेषकर नील की बागानी खेती करवाई जाती थी। बंगाल क्या है, एक राज्य का नाम है, बिहार भी एक राज्य का नाम है। अगर आप मैप देखेंगे तो मैप में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बंगाल कहाँ है, बिहार कहाँ है, क्योंकि ये बताना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं आपको बार बार बताऊं कि बंगाल कहाँ है, बिहार कहाँ है। तो बंगाल और बिहार एक राज्य का नाम है, वस्तु का नाम नहीं है। और विशेषकर यहां नील क्या है, एक पौधा है, उसका विकास किया गया। वहां एक उद्योग, नील से हम इंडिगो उसको कहते हैं अंग्रेजी में, और उससे कलर किया जाता है कपड़े में, कपड़े को नीला बनाया जाता है, उसका विकास किया गया। ये लाइन है हिंदी में। फिर हम क्या देखते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत अधिक शोषण होता था, क्योंकि मैंने यह बताया कि अगर नील का उत्पादन करना चाहें तो उसको विपरीत परिस्थिति में, विपरीत भौगोलिक परिस्थिति में अगर उत्पादन करते हैं तो उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत मेहनत लग जाती है, किसानों का बहुत सारा समय उसी में चला जाता था। तो ऐसे बागानी उद्योगों के कारण किसानों का भरपूर शोषण होता है। शोषण का मतलब होता है कि किसानों को जितना मिलना चाहिए उतना उसे नहीं मिल रहा है और उसे अधिक श्रम करना पड़ रहा है। फिर मैंने कहा कि हिमाचल भी एक राज्य का नाम है, सिक्किम भी एक राज्य का नाम है, आदि की पहाड़ी में, पहाड़ी का मतलब माउंटेन होता है, वहां पर चाय बागानों का विकास किया गया, क्योंकि वहां पर ऐसा भूमि चाहिए चाय के लिए जहां की पानी उसके जड़ में ना रुकता हो, तो वो पहाड़ी ढलान पर ही बन सकता है। तो वहां पर चाय बागानों का विकास किया गया, और चाय बागान इसलिए किया गया विकास कि भारतीयों को चाय नहीं पिलाना था, बल्कि उसका निर्यात करना था, अमेरिका को, चीन को आदि सब जगह पर निर्यात करना है, इसलिए वहां पर चाय बागानों का विकास किया गया। जबकि दक्षिण भारत में कॉफी भी एक पेय पदार्थ है, जैसे चाय होता है ना, वैसे कॉफी भी एक पेय पदार्थ है, उसको भी विकास किया गया दक्षिण भारत में, क्योंकि दक्षिण भारत में जलवायु उसकी अच्छी होती है। आशा करता हूं कि आपने समझ लिया होगा। चलें आगे बढ़ें। तो हिमाचल, सिक्किम आदि की पहाड़ियों में चाय बागानों का विकास किया गया, जबकि दक्षिण भारत में कॉफी उद्योग का विकास किया जाता है। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, ये बातें लगभग समझ पाए। मिस्ट्री कल ऑफ नहीं रहेगी, सुबह क्लास होगी, इसके बारे में मैंने बता दिया था, लेकिन ऐसे में चलूंगा तो फिर चल ही नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा लोड आपको लेना पड़ेगा। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ेगा कि ऐसे जैसे आप चलाना चाहते हैं तो वैसे करूंगा तो मैं यहीं अटका पड़ा रहूंगा, फिर पढ़ा के आगे कहाँ जाऊंगा। इतना स्लो नहीं चल सकता है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ स्लो, उतना पढ़ाना मुश्किल है। तो इसका मतलब है कि मुझे स्लो नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्लो हो जाऊंगा तो और भी आप पीछे चले जाएंगे। आप किताब पढ़िए, नोट्स पढ़िए। हिमाचल, सिक्किम आदि की पहाड़ियों में चाय बागानों का विकास किया गया, जबकि दक्षिण भारत में कॉफी उद्योगों का विकास किया गया। बहरहाल भारत में क्या होता है, बहरहाल ब्रिटिश काल में कुछ उद्योगों का विकास तो हुआ, कुछ उद्योगों का विकास तो हुआ, परंतु यह विकास अत्यंत धीमा रहा। यह विकास क्या रहा, अत्यंत धीमा रहा। यह विकास अत्यंत धीमा रहा। धीमा मतलब क्या होता है, स्लो होता है, स्लो रहा। यह विकास क्या होता है, अत्यंत धीमा रहा। जिस हिसाब से औद्योगिकरण होना चाहिए उस हिसाब से औद्योगिकरण हुआ ही नहीं। जिस हिसाब से औद्योगिकरण होना चाहिए वह औद्योगिकरण नहीं हुआ। इस वजह से हम क्या देखते हैं, धीमा रहा। इस कारण से
से भारत की आर्थिक प्रगति में भारी बाधा उत्पन्न हुई। प्रगति में भारी बाधा उत्पन्न होती है, बाधा उत्पन्न हुई। भारत की आर्थिक प्रगति में बहुत भारी बाधा उत्पन्न हो जाती है। अभी बच्चे वो नहीं लिखेंगे जो लिखते हुए नहीं समझ पा रहे। सभी बच्चों की अलग अलग स्थिति है, कोई 12वीं क्लास में है, कोई 13वीं क्लास में है, 14वीं क्लास में है। तो वो बच्चे बिल्कुल नहीं लिखेंगे अभी जिनको कि लिखते हुए समझ नहीं आ रहा है। लिखाते हैं समझाते हैं, लिखाते हैं समझाते हैं, लेकिन ये मेरी प्रक्रिया है। जरूरी नहीं कि आप कंफर्ट यहां पर फील करें, पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप करिए। चूंकि मैं लिख भी रहा होता हूं तो बोल करके लिखता हूं, तो एक तरह से वह भी समझाने के बराबर ही होगा। तो इस कारण से भारत की आर्थिक प्रगति में भारी बाधा उत्पन्न हुई और भारत को हम क्या देखते हैं कि पिछड़ा का पिछड़ा बना रहा। इस संपूर्ण प्रक्रिया का नतीजा क्या होता है कि भारत पिछड़ा का पिछड़ा बना रहा है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था का कभी भी सॉलिड विकास नहीं होता है। और उस औपनिवेशिक विरासत को वर्तमान में भी हम महसूस करते हैं। वर्तमान में भी मैंने बताया था कि आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा 3 सेक्टर है, एक प्राइमरी सेक्टर है, एक सेकेंडरी है, एक टर्सरी सेक्टर है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझेंगे, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। मैं कितना भी प्रयास करूंगा संभव नहीं होगा। तो प्राइमरी सेक्टर कृषि और संबद्ध गतिविधियां हैं, सेकेंडरी सेक्टर मशीनरी देखते हैं, फैक्ट्री वगैरह होता है, और टर्सरी सेक्टर सेवा सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है। तो हमने देखा प्राइमरी सेक्टर का विकास हो गया और टर्सरी सेक्टर का विकास हुआ, सेकेंडरी सेक्टर उस हिसाब से डेवलप ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से भारत के विकास में गंभीर बाधा अभी भी है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक हम देखते हैं कि बाहर के प्रक्रिया पर निर्धारित है, बहुत मतलब बहुत अधिक। अगर हमारे यहाँ अमेरिका रोजगार ना दे या अमेरिका के लिए या अन्य देशों के लिए हम सॉफ्टवेयर का निर्माण नहीं करें तो हमारे आईटीएन वगैरह क्या करेंगे? घर में जाकर के खेती कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास तो उतना मतलब सॉफ्टवेयर बनाने की क्षमता है, लेकिन हमें यूज ही नहीं है सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर हम किसके लिए बनाते हैं? अमेरिका के लिए बनाते हैं। अगर वहाँ की अर्थव्यवस्था में डिमांड ना उत्पन्न हो तो हम तो यहाँ पर बेमौत मारे जाएंगे, यानी सर्विस सेक्टर हमारा कोलैप्स कर जाएगा। जबकि हमारा अगर उद्योग होता, अगर हम हार्डवेयर का उत्पादन कर रहे होते तो अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हम खुद ही इन्वॉल्व कर सकते थे, अपने साथ ही नहीं कर सकते थे। इस तरह से हमें क्या करना है, इस तरह से समझना होगा इकोनॉमी के साथ मिला करके। ठीक है बच्चे, बता दिया गया है धर्मेंद्र जी, बता दिया गया है। हो सकता है आप नहीं देख पाए होंगे, आगे पीछे कहीं और हो गया होगा, क्योंकि यहाँ का स्टाफ अप टू मार्क है, वो उसके साथ दिक्कत नहीं होती है। और क्लास में जब भी चैट करें क्लास के साथ वाला ही चैट करें तो ठीक लगेगा। आप मुझे पर्सनली बाद में बता दीजिएगा। तो ये था चैप्टर आपका, जिसमें हमने देखा कि ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव है। अब मैं यहां से नए भारत के उदय को लेकर के चलता हूं, और यह है आपका राष्ट्रीय आंदोलन 1858 से 1905 तक। राष्ट्रीय आंदोलन 1858 से 1905 तक के भाग को मैं यहां पर आपके लिए लेकर के चलता हूं। क्या है ये, इसके अंदर क्या हमें पढ़ने की जरूरत होगी, जरा उसको देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर ये 9 हो जाएगा ना, तो लिख लेते हैं चैप्टर नंबर 9। वैसे तो यहां देने की जरूरत नहीं होगी, चैप्टर नंबर देने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूं। आंसर ये हो जाएगा चैप्टर हमारा भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का विकास, राष्ट्रीय आंदोलन का विकास, ठीक है। और यह हो जाएगा 1858 से 1905 तक। नेशनल मूवमेंट का विकास कब से कब तक होता है, अगर हमें यह पता है, सभी बच्चे एक बार जवाब देंगे। और जो बच्चे ने विशेष रूप से चैट किया था कि नहीं समझ में आ रहा है, वो बच्चे विशेष रूप से जवाब देंगे। अगर आपसे पूछा जाए ताकि मैं समझ पाऊं कि कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, क्या समझने में दिक्कत आ रही है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि नाम लेना ठीक नहीं लगता क्लास में किसी बच्चे को। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का विकास 1858 से 1905 के बीच में, क्या हम कह सकते हैं, क्या इस बात का निर्धारण हम कर सकते हैं अपने ही मन में बिना पढ़े अभी, अगर नेशनल मूवमेंट की हम बात करें तो नेशनल मूवमेंट कब से कब तक चलेगा, कब से कब तक के कार्यकाल को हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर इस चैप्टर को हम 1905 ईस्वी तक पढ़ते हैं तो क्या 1905 ईस्वी तक ही पढ़ना है या 1905 ईस्वी के बाद तक के भी कार्यकाल को हमें पढ़ना होगा। 1905 का मतलब क्या है, एक वर्ष को इंगित कर रहा है। 1905 यानी 1858 से 1905 का मतलब है वर्ष 1858 से 1905 तक की बात हो रही है।
एक बार कंफर्म करेंगे कि सभी बच्चे करेंगे, वो बच्चे जरूर करेंगे कि जिन्होंने अभी प्रश्न कहा था। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पढ़ा है ना। बाहर बहरहाल का मतलब क्या होता है? बहरहाल का मतलब पता नहीं, अपने थोड़ा घर वाले से पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये सब शब्द यहाँ अगर समझाने लगेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। बहरहाल का मतलब होता है कि हाल की घटना, मतलब सब कुछ छोड़ करके अगर आगे बढ़े। हाँ, न्यू पेज से लिख सकते हैं। ठीक है प्रिया यादव, ये तो मैंने लिख ही दिया, 1858 से 1905 तक लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जो भी मैं पढ़ाता हूँ कुछ भी समझ में नहीं आता है। किसी बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या? थोड़ा सा मुश्किल तो होता है छोटे क्लास को पढ़ाना। 1905 के बाद का कहाँ से कहाँ तक हमें पढ़ना है भाई, कहाँ तक पढ़ना है? सिखा यादव, 1905 से ज्यादा तक क्या मतलब हुआ इसका? खुशी मौर्य, इसका क्या मतलब हुआ? 1900 कहाँ तक पढ़ना है? मॉडर्न हिस्ट्री अगर कह रहा है कि 1858 से 1905 तक यहाँ एक हेडिंग दिया हुआ है एक चैप्टर का, तो एक्चुअल में हमें जाना कहाँ तक है? जाना है 1947 तक, 1947 तक फ्रीडम मूवमेंट चलता है। जो स्वतंत्रता संघर्ष है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जो है, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है, वो कब तक चलेगा? 1905 तक तो नहीं चलेगा। कब तक चलेगा? जब ब्रिटिशों के द्वारा भारत को मुक्त नहीं कर दिया जाता है। और ब्रिटिशों के द्वारा भारत को कब मुक्त किया जाता है? 1947 में, 1947 में देश आजाद होता है। तो अगर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट की बात हो रही है, राष्ट्रीय आंदोलन की अगर बात हो रही है, तो यह 1947 तक चलेगा। अभी उसका पहला भाग हम लोग पढ़ रहे हैं कि 1905 तक राष्ट्रीय आंदोलन का विकास कैसे होता है। क्योंकि नेशनल मूवमेंट अभी तो नहीं चलेगा ना, वह चलेगा ब्रिटिशों के खिलाफ, और ब्रिटिशों ने जब देश खाली कर दिया तो फिर नेशनल मूवमेंट भी समाप्त हो गया। और आधुनिक काल भी हम वहीं तक मानते हैं, 1947 तक ही भारत के लिए मानते हैं। और उसके बाद कौन सा काल शुरू होता है? इसके बाद शुरू होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी उत्तर आधुनिक काल, पोस्ट मॉडर्न ईरा में अभी हम लोग रहते हैं। यानी 1947 के बाद हम पोस्ट मॉडर्न ईरा में आ जाते हैं। एक चैप्टर आता है आपका, यहां तो नहीं है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के बाद का भारत। तो स्वतंत्रता के बाद भी तो भारत विकास कर रहा है, उसे भी तो कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ता होगा। इसे हम लोग IR सब वाले सेक्शन में जाके पढ़ते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का विकास है 1858 से लेकर के 1947 तक, यही मैं पूछ रहा था। हमने क्या देखा कि 1900 या 19वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में अनेक कारणों से, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक कारणों से क्या होता है? कारणों से राष्ट्रीय चेतना का विकास, राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है। राष्ट्रीय चेतना का विकास होने का क्या मतलब? अनेक कारणों से। उस बच्चे ने तो बिल्कुल चैट नहीं किया, जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था वो लगता है फरार हो गए क्लास से, वो बच्चे अब हैं नहीं, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पर उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। जबकि मैं वास्तव में जेन्युइन कंसर्न देखना चाहता था कि आपको कोई मतलब ये बातें समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। असल में क्या है कि हमें थोड़ा सा ना अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी, और सब कुछ तो बताना संभव नहीं होता है बच्चे। मैं अपेक्षा रख रहा था कि आप बताएंगे तो मैं देख पाऊंगी कि कहाँ तक आपने समझा, लेकिन सभी बच्चों ने तो कहा, लेकिन आपने ही सिर्फ नहीं कहा। नाम मैं लूँगा तो ठीक नहीं लगेगा, लगेगा कि मैं आपकी आलोचना कर रहा हूँ, लेकिन कहीं पर भी आपने चैट नहीं किया। चलो ठीक है, हर बैच में कुछ ना कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े से परेशान हो जाते हैं इस बात को लेकर के। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक कारणों से राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ है। राष्ट्रीय चेतना के विकास का मतलब क्या है? राष्ट्रीय चेतना पहले की चेतना से क्या डिफरेंट था या अलग था, या वही चेतना है, वही भाव है? चेतना मतलब भाव होगा कि जो पहले से था। पहले भी तो देश था ना, पहले भी तो भारत एक देश हुआ करता था। लेकिन पहले क्या राष्ट्रवादी चेतना थी? क्या हम एक राष्ट्र की तरह एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को हम एक, जैसे हम कहते हैं कि राष्ट्र हमारी माता है, भारत माता का कॉन्सेप्ट, कि क्या हम ऐसे क्षेत्र को लेकर के, एक भौगोलिक क्षेत्र के बारे में इतना संवेदनशील होते थे कि इसकी रक्षा किसी भी हालत में की जानी चाहिए, इसके संसाधनों की रक्षा होनी चाहिए, इसके सीमा
सीमाओं की रक्षा होनी चाहिए, या इस पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी एक भाव को अनुभव कर रहे हों, सभी का एक ही भाव होगा। जैसे भारत में देखिएगा, भारत में अभी आप कितने जाति हैं, धर्म है, लिंग है, वंश है, सब है, लेकिन जब भारत पर किसी दूसरे देश के द्वारा आक्रमण किया जाता है या कोई खतरा उत्पन्न होता है तो कोई जाति धर्म की बात नहीं करता, सब बात करता है कि भारत की हमें रक्षा करनी चाहिए। यह जो फीलिंग है, क्या यह प्रारंभ से ही था या अब जाकर के विकसित हुआ? तो मानते हैं कि पहले राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाले शासन व्यवस्था में यह राष्ट्रवाद जैसी अवधारणा नहीं थी, क्योंकि राजाओं के द्वारा निरंतर क्षेत्र की विजय की जाती रहती थी, तो इसलिए जनता इस मामले में बिल्कुल न्यूट्रल थी। भाई कोई राजा आया तो मुझे क्या करना है, मुझे टैक्स देना है, पहले राजा को दें या दूसरे राजा को दें, बात तो बराबर ही है। पहले की जनता इस बात को लेकर के बहुत परेशान नहीं होती थी कि किस राजा का विजय हो गया, क्योंकि जनरली ग्रामीण क्षेत्र में कोई राजा बहुत परेशानी खड़ा करता ही नहीं था। जो भी युद्ध होता था वो शहरी लेवल पर होता था, राजा वर्सेस राजा होता था, और इसमें एक राजा मर गया दूसरा राजा आ गया तो ग्रामीण लोगों को क्या फर्क पड़ता है, एक राजा गया दूसरा राजा आ गया। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर रहे इस काल में जिसने एक राष्ट्रवाद की भावना को उभारा, और राष्ट्रवाद की भावना का मतलब है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाला सभी व्यक्ति जो आपसी हितों से बंधे हुए हैं वह एक समान भाव को अनुभव करेंगे, और वह उस क्षेत्र की रक्षा करने का भाव होगा, और जिस व्यक्ति के द्वारा उसे डैमेज किया जा रहा है या उसे हानि पहुंचा जा रही है उसके खिलाफ एक दुर्भावना का भाव उत्पन्न होगा। इसको हम कहते हैं राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति। पहले नहीं था। यहां पर कहा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी के बाद ऐसी राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति प्रारंभ होती है। ऐसी राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति भारत में भी प्रारंभ हुई, जो पहले हमने यूरोप वगैरह में देखा था। भारत में भी लोग रहते थे, भारत में भी अपने प्राणों के न्यौछावर करने की पद्धति थी। अगर हम किसी राज्य की सेवा में रहते हैं तो उसके प्रति अपने प्राणों का न्यौछावर कर दें। लेकिन यह अवधारणा एक छोटे से क्षेत्र के साथ व्यक्त होती थी, एक राज परिवार के साथ व्यक्त होती थी। अगर संपूर्ण क्षेत्र के संपूर्ण लोग, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी मूल वंश का हो, किसी जाति का हो, अगर समान रूप से यह सोच रहा है कि इस क्षेत्र की रक्षा हमें करनी चाहिए और विदेशियों से बचाना चाहिए, तो असल राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति वही है। और इस मामले में राष्ट्रवाद एक नई अवधारणा है, राष्ट्रवाद एक आधुनिक अवधारणा है। पहले राष्ट्रीय राज्य हम लोग नहीं सोचते थे, पहले यह नहीं सोचते थे कि एक राष्ट्र कोई होगा। पहले राजतंत्र हुआ करता था, राजतंत्र घटता बढ़ता रहता था, उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमने क्या देखा, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक कारणों से राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है। अनेक कारणों से राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है। राष्ट्रवादी भावना थी लेकिन दूसरे तरीके से थी, और इसी भावना का विकास हुआ। इसी भावना की चरम अभिव्यक्ति थी, इसी भावना की चरम अभिव्यक्ति क्या थी? चरम अभिव्यक्ति 1885 में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस जैसी संस्था की स्थापना के रूप में, जैसी संस्थापना के मैंने क्या लिखा, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक कारणों से राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। इसी भावना की चरम अभिव्यक्ति 1885 में अखिल भारतीय कांग्रेस जैसी संस्था की स्थापना में दिखाई देती है, स्थापना में दिखाई देती है। अखिल भारतीय कांग्रेस जैसी स्थापना, एक संस्था है, संस्था का नाम है ऑल इंडिया कांग्रेस, हिंदी में अंग्रेजी में कहेंगे, वैसे एक संस्था की स्थापना होती है। अभी मुझे कुछ नहीं पता कि ऑल इंडिया कांग्रेस है क्या। अगर ऑल इंडिया कांग्रेस की स्थापना हो ही गई है तो भला ये राष्ट्रवाद के विकास के लिए क्या कार्य कर रहा है, ये आगे 3-4 पेज के बाद जाके स्पष्ट होगा कि हमने क्यों यहाँ पर लिखा है कि इसकी यानी राष्ट्रवादी भावना की अभिव्यक्ति अखिल भारतीय कांग्रेस जैसी राजनीतिक संस्था की स्थापना में देखी गई है। अभी यह नहीं लिखा है कि क्यों यह हम कह रहे हैं, क्योंकि जब और भी बातें एस्टेब्लिश कर लेंगे तब जाकर के ये बातें पता चल पाएगी कि कांग्रेस की स्थापना का
क्या परिणाम रहा। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक कारणों से राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। इसी भावना की चरम अभिव्यक्ति 1885 में अखिल भारतीय कांग्रेस जैसी संस्था की स्थापना में दिखाई देता है। इसी भावना की अभिव्यक्ति, और हम क्या देखते हैं कि इसी राष्ट्रवादी भावना के समवेत हो जाने का परिणाम है, इसी राष्ट्रवादी भावना के समवेत हो जाने का परिणाम है, हो जाने का परिणाम रहा कि भारत ने, परिणाम रहा कि भारत ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश जैसे विदेशी शासक वर्ग से या विदेशी शोषक वर्ग से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, शोषक वर्ग से अपनी स्वतंत्रता हासिल कर ली, वर्ग से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। ठीक है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक कारणों से राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। इसी भावना की चरम अभिव्यक्ति 1885 में अखिल भारतीय कांग्रेस जैसी संस्था की स्थापना में दिखाई देती है। इसी राष्ट्रवादी भावना के समवेत हो जाने का परिणाम रहा कि भारत ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश जैसे विदेशी शोषक वर्ग से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। यह जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, यहां पर बहुत बातें नहीं हुई है और इसे हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अखिल भारतीय कोई संस्थान है क्या? अखिल भारतीय नहीं समझ पाए, सीखा, देखो बड़ी दिक्कत हो जाती है थोड़ा सा। नाम सुना नहीं कि अखिल भारतीय का मतलब क्या होता है। पैन इंडिया की बात हो रही है, होल इंडिया। अखिल का मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण भारत की बात हो रही है। अगर लिखा हुआ है अखिल भारतीय कांग्रेस, इसका मतलब है ऑल इंडिया कांग्रेस, पैन इंडिया कांग्रेस, यानी ऑल इंडिया का मतलब है संपूर्ण भारत के लिए वह संस्था स्थापित हो रही है। नाम तो कांग्रेस है लेकिन पूरा नाम उसका अखिल भारतीय कांग्रेस है। अखिल भारतीय का मतलब क्या है? ऑल इंडिया कांग्रेस। ये सब शब्द हम सुनते हैं, लेकिन अगर ऐसे शब्दों पर मैं अटक जाऊंगा तो पढ़ाने की इच्छा फिर धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। मैं बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, मैं बहुत परेशान नहीं होता, लेकिन ऐसे शब्दों पर अटक जाने पर तो समझ रहे हो कि पढ़ाने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। थोड़ा सा कुछ मदद आप खुद भी तो करिए ना, थोड़ा सा प्लीज़। ये सब शब्द हम सुनते हैं, घर में सुनते हैं, गांव में सुनते हैं, राह चलते सुनते हैं, बस पर बैठे हैं तो भी सुन लेते हैं। ये कोई नया शब्द नहीं है, सामान्य हिंदी का शब्द है और हिंदी माध्यम में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो हिंदी के शब्दों पर भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, थोड़ी सी कठिनाई होगी ना। हमने क्या देखा? ऑल इंडिया का संदर्भ यहां पर है। अखिल भारतीय कांग्रेस, कांग्रेस क्या है? कांग्रेस का नाम आपने सुना होगा, एक संस्था का नाम है, लेकिन कांग्रेस अकेले नाम नहीं है, उसका नाम है ऑल इंडिया कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस। आशा करता हूं कि समझा होगा आपने। ये सब बातें हम गांव में ही, घर में ही सीख लेते हैं, घर में सीख लेते हैं, अपने बुजुर्गों से बात करते हुए सीख लेते हैं, माता पिता से बात करते हुए, भाई बंधुओं से बात करते हुए सीख लेते हैं। इसके लिए क्लास की जरूरत नहीं होती है। भारत ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश जैसे विदेशी शोषक वर्ग से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। जो राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ उसकी बदौलत यहां पर होता है। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे? यहां पर हम क्या करेंगे? यहां हम एक चीज और समझ लेंगे, हो सकता है कि आपको यहां पर भी दिक्कत महसूस हो, और वह हो जाएगा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? जब एक क्षेत्र के सभी व्यक्ति, एक क्षेत्र मतलब छोटा सा क्षेत्र नहीं होगा, बड़ा क्षेत्र होगा, एक क्षेत्र के सभी व्यक्ति अपने, एक क्षेत्र के सभी व्यक्ति, मैं अभी थोड़ा चैट बंद कर देता हूं क्योंकि चैट से बहुत आज डिस्ट्रैक्ट हुआ क्लास। अब मैं चैट किसी का नहीं देखूंगा, चैट को मैं ऑफ कर देता हूं क्योंकि पढ़ाने में फिर मजा ही नहीं आ रहा है। जब एक क्षेत्र के सभी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर जब एक क्षेत्र के सभी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर
उस क्षेत्र की, संबंधित क्षेत्र के हितों की रक्षा की बात करता हो, के हितों की रक्षा के लिए सामूहिक संकल्प व्यक्त करता हो, संकल्प व्यक्त करता हो। संकल्प व्यक्त मतलब अभिव्यक्त करना हुआ, व्यक्त करता हो, वह क्या होता है? वह राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अभिव्यक्ति होती है, कि प्रारंभिक अभिव्यक्ति होता है। अब क्षेत्र का मतलब बहुत छोटा क्षेत्र नहीं होगा, भौगोलिक क्षेत्र कह देंगे। यहां पर हम डाल सकते हैं भौगोलिक, इसको हम क्या डाल सकते हैं? भौगोलिक क्षेत्र डाल सकते हैं। जब एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर संबंधित क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए सामूहिक संकल्प व्यक्त करता हो, वह राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अभिव्यक्ति मानी जाती है। अब व्यक्तिगत स्वार्थ क्या है? व्यक्तिगत स्वार्थ क्या है? व्यक्तिगत स्वार्थ लोगों का अपना अपना हो सकता है। व्यक्तिगत का मतलब हो गया कि अपना अपना स्वार्थ, यानी हम अपना स्वार्थ देखें, आप अपना स्वार्थ देखें। राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति में हम वर्तमान अपना स्वार्थ छोड़ देते हैं और सामूहिक संकल्प लेते हैं। जैसे भारत पर कोई आक्रमण होता है, यहां हम ये नहीं देखेंगे कि मैं मरने जाऊंगा या कौन मरने जाएगा। अगर रक्षा की बात होगी, हर घर से लोग आगे जाएंगे ताकि भारत की रक्षा की जा सके। ऐसी अभिव्यक्ति में हम अपने प्राणों के बलिदान करने से भी परहेज नहीं करते, इसलिए वहां राष्ट्रवाद की भावना से ही हम ऐसा कर रहे होते। जब एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर संबंधित क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए सामूहिक संकल्प व्यक्त करता हो, तो राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अभिव्यक्ति मानी जाएगी। तो यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर ठीक है, तो जब हम ऐसी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं तो इसका मतलब है कि हम एक ऐसी भावना रखने लगते हैं जिसमें कोई विदेशी ताकत है, तो उसके खिलाफ हम संघर्ष करते हैं कि उस विदेशी ताकत को भारत से बाहर निकाल दिया जाए। भारत का मतलब भारत की भौगोलिक सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। तो इस उद्देश्य को लेकर के बहुत सारी राजनीतिक संस्थाओं का गठन होने लग जाता है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस नामक संस्था है। कांग्रेस कोई पर्टिकुलर अकेले नाम नहीं है, उसका पूरा नाम है ऑल इंडिया कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस। अखिल का मतलब संपूर्ण होता है, जैसे हम कहेंगे अखिल जगत। अखिल जगत का मतलब संपूर्ण जगत। अखिल शब्द आपने, आपके बगल में भाई बंधु का भी नाम ही अखिल होगा, क्या उनसे नाम नहीं पूछा कि आपने अखिल का मतलब क्या होता है? अखिल का मतलब होल होता है, संपूर्ण होता है। तो हितों की रक्षा के लिए सामूहिक संकल्प व्यक्त करता वह राष्ट्रवाद का की प्रारंभिक अभिव्यक्ति मानी जाती है। प्रारंभिक अभिव्यक्ति मानी जाती है। ठीक है, इतना हमने देखा। अब जरा देखते हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रवाद के विकास के क्या कारण रहे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तरार्ध का मतलब क्या होता है? बाद के काल। शताब्दी के उत्तरार्ध में आधुनिक राष्ट्रवाद के उद्भव का क्या कारण है? राष्ट्रवाद के उद्भव का क्या कारण? उद्भव के कारण क्या है? ऐसा क्या हो गया जो अभी तक राष्ट्रवाद का उद्भव नहीं हुआ और अब जाकर के राष्ट्रवाद का उद्भव हो रहा है? अब जाकर के राष्ट्रवाद का उद्भव हो रहा है, कुछ तो कारण रहा होगा। पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? तो इसके कुछ फैक्टर बताए जाते हैं किताबों में। वैसे तो आर्टिफिशियल तरीके से आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पीछे का कुछ भी आपको याद नहीं होगा, जबकि हमने पर्टिकुलर एक एक चैप्टर को पढ़ाया है। इतना तो शायद सूक्ष्मता से पढ़ाना मुश्किल होगा, और मैं भी शायद दोबारा ना पढ़ाऊं एनसीईआरटी बैच को इस रूप में, क्योंकि इतना टाइम तो देना संभव नहीं। वो तो मेरी ही क्षमता है, या मान लो कि मैंने ही अंकित सर को भी कहा हुआ है कि थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों को समय अधिक देने की जरूरत है, तो मैं अधिक समय लेकर के कर रहा हूँ कि ताकि एक एक शब्द स्पष्ट करते हुए चला जाए। लेकिन मेरी भी क्षमता नहीं होगी कि बार बार मैं इतना पेन लेकर के पढ़ा पाऊँ, या इतने सूक्ष्मतम स्तर पर जाकर के एक एक शब्द को समझाया जा सके। कुछ बातें तो आपको खुद ही समझनी पड़ेगी, यह तो गारंटी है। सब बातें समझाना हमारे बस की बात नहीं होगी, क्योंकि फिर मैं मानता हूं कि हर शब्द में आपको दिक्कत होगी।
तो थोड़ा सा किताब भी पढ़िए और क्लास को भी देखिए, क्लास की जो बातें कही जाती है उसको भी सुनिए, फिर बातें एक दो बार पढ़ते पढ़ते हो जाए। तो 19वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध का मतलब होता है पोस्ट, यानी 50 किसी भी वर्ष के पहले की बात करते हैं। मान लो यहां से हम मान के लेते हैं जैसे 19वीं सेंचुरी 1900 है और यहां पर हम देखते हैं 2000 है, ठीक है, तो 100 साल का अंतर हुआ। यहां पर जो 50 होगा यानी 1950 से पहले के काल को हम क्या कहेंगे, पहले के काल को कहेंगे पूर्वार्ध, के काल को क्या कहेंगे, पूर्वार्ध कहेंगे। और 1950 के बाद के काल को क्या कहेंगे, के बाद के काल को क्या कहेंगे, काल को उत्तरार्ध कहेंगे। मैं मान के चलता हूं ये शब्द आप नहीं समझ रहे, उत्तरार्ध कहा जाता है, कहा जाता है। उत्तरार्ध मतलब उत्तर अर्ध, अर्ध मतलब आधा, उत्तर अर्ध मतलब बाद का आधा जो है, बाद का आधा क्या होगा, 1950 के बाद का होगा। पूर्वार्ध का मतलब क्या होगा, पूर्व का आधा, पहले का आधा, यानी 50-100 वर्ष का एक कालखंड हमने देखा, एक सदी जो होता है वह 100 वर्ष का है। 100 वर्ष में 50 वर्ष से पहले को हम पूर्वार्ध कहेंगे और 50 वर्ष से बाद को उत्तरार्ध कहेंगे। यह शब्द इसीलिए डाला गया है, ठीक है। 1950 से पहले जो होगा पूर्वार्ध कहलाएगा, 1950 के बाद जो होगा वह उत्तरार्ध कहलाएगा। आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे शब्दों को, लेकिन मेरी भी शक्ति अब धीरे धीरे सीमित होती जा रही है, क्योंकि मैं भी हल्का सा इरिटेट अब करने लग गया हूं, क्योंकि ऐसे शब्दों को मैं पढ़ाता जाऊंगा फिर तो कोर्स ही कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आधुनिक राष्ट्रवाद के उद्भव के क्या कारण रहे, यहां पर हमें समझने की जरूरत होगी। इसके लिए यह एक तरीका हो सकता है कि कह दें कि राष्ट्रवाद के विकास के अनेक कारण रहे, विकास के अनेक कारण रहे, राष्ट्रवाद के विकास के अनेक कारण रहे। कैसे कैसे कारण रहे, जैसे 4-5 पॉइंट में डाल देते हैं। इसे जरा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इस सप्ताह जो प्रश्न आपका आने वाला है, जो एक सरलतम मुख्य परीक्षा का प्रश्न आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, वह यहीं से आ सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहां से आप सरलता से प्रश्न लिख सकते हैं। और शुरुआत में आपको चूंकि लिखने के लिए सिखाना है, तो आप यहां पर बोर्ड को फॉलो करिएगा। जो लिखाया जाता है वह सरल भाषा में होता है, तो उसी को आप फॉलो करके चाहें तो अपने आंसर को लिख सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने लिखा भी है। अब धीरे धीरे आपकी क्षमता भी बढ़ती चली जा रही है, आप अच्छा लिख भी पा रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे अभी बिल्कुल नए हैं, तो उनको समझने में वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो समझने का एक ही तरीका है कि इस क्लास के बाद आप किताबों को भी एक बार पढ़ लीजिए। एक बार नहीं समझ में आता है, 2 बार 3 बार पढ़िए। हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, हिंदी भाषा में सारी बातें समझ रहे हैं और केवल ये बातें नहीं समझ पा रहे, तो ऐसा तो चमत्कार हो ही नहीं सकता। या तो भूख लगेगी या भूख नहीं लगेगी, या तो हिंदी के शब्द समझेंगे या हिंदी के शब्द नहीं समझेंगे। लेकिन हिंदी के सारे शब्दों को आप समझ पा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ऐसा यहाँ कोई अनर्थकारी शब्द तो लिखा नहीं जा रहा है, कोई ऐसा संस्कृतनिष्ठ शब्द तो है नहीं। और ये शब्द आपने सुना है, बस खाली आपने, आप समझो स्कूली दिनों में आपने कितना लापरवाही किया होगा। ये सब शब्द जो टीचर ने 12वीं क्लास में लाखों लाख रुपया लेकर के, एक टीचर का 1 लाख सैलरी होता है, सरकारी स्कूल में भी पढ़ते हैं, तो इसका मतलब सबका सैलरी आपने व्यर्थ करवा दिया, आपने सिर्फ अपनी लापरवाही की वजह से। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आधुनिक राष्ट्रवाद के उद्भव के क्या कारण हैं, तो राष्ट्रवाद के विकास के हम क्या देखते हैं, अनेक कारण यहां पर हो जाते हैं। जैसे यहां पर हम अगर कारण देखा जाए तो हम सबसे प्रमुख कारण देखते हैं कि ब्रिटिशों की शोषणकारी नीति के कारण, ब्रिटिशों की शोषणकारी नीति। अब शोषण तो समझ पा रहे होंगे, एक्सप्लॉयटेशन होता है। शोषणकारी नीतियों के कारण भारत के पहला कारण यह होगा, ध्यान रखिएगा, ऐसा आपको बना करके लिखना पड़ेगा कि पहले कारण के कुछ पॉइंट। ब्रिटिशों की शोषणकारी नीतियों के कारण भारत के सभी वर्ग असंतुष्ट थे। और यहां पर ले सकते हैं उदाहरण, कैसे कैसे वर्ग, यहां पर कौन कौन से वर्ग है जो असंतुष्ट हैं ब्रिटिश शासन से। तो एक एक वर्ग को जरा देखते हैं कि कौन कौन सा वर्ग है और वह किस प्रकार से असंतुष्ट हो रहा है। ठीक है, किस प्रकार से यह असंतुष्ट हो रहा है, जरा इसको हम देख लेते हैं। जैसे पहला वर्ग अगर हम महसूस करें, अब यह बताइए
कुछ दिमाग में अगर आप अपने से विजुअल इफेक्ट उत्पन्न कर सकें, अगर मैं कहूं कि समाज में कुछ वर्ग है, समाज किससे बना होता है, समाज का निर्माण किन वर्गों से मिलकर बना होता है, अगर आर्थिक वर्ग को माना जाए, अगर मैं यहां पर एक कह दूं, आपसे ही पूछूंगा अभी, समाज के आर्थिक वर्ग, अब लगता है कि आपके दिमाग का जंग उतारना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर आपसे ही पूछूं कि समाज का आर्थिक वर्ग कौन कौन सा है, आप जरा बताइए। एक मैं बता देता हूं, पहला मैं बताता हूं किसान। पहला मैंने बता दिया कि एक वर्ग किसानों का है, आर्थिक तौर पर अगर हम वर्गीकरण करें तो एक वर्ग यहां पर किसान है। शोषण किस पर होगा, किसानों पर होगा, सिपाहियों पर होगा, अन्य वर्गों पर होगा। जरा आप विजुअल करके इफेक्ट करके दिखाइए कि क्या आप सोचते हैं, एक वर्ग हमने कहा किसान है, क्या दूसरा वर्ग भी कोई है आर्थिक तौर पर अगर आप ढूंढना चाहें तो? क्योंकि आप अगर दिमाग को थोड़ा खपाएंगे तो भले क्लास थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन उससे फायदा क्या होगा कि आप खुद ही मतलब पढ़ने की प्रक्रिया डेवलप कर पाएंगे, मुझे फिर मेरी जरूरत नहीं रहेगी। तो पहला हमने कहा समाज के अगर आर्थिक वर्ग को कहा जाए तो पहला हमने देखा कि एक किसान वर्ग तो है। किसान क्या है, अपने आप में एक क्लास है। जो भी किसान है सबकी एक जैसी समस्या है, सब एक जैसा कार्य कर रहा है, इसलिए जो भी किसान है भारत के किसी भी क्षेत्र में है उसको हम एक आर्थिक वर्ग मान लेते हैं, क्योंकि सबकी समस्या एक है, सब एक जैसा कार्य करता है। जो एक जैसा कार्य करेगा वह एक वर्ग हो जाएगा। लेकिन समूह में जैसे हम कहते हैं लुहार, लोहे का काम करने वाला, स्वर्णकार, सोने का काम करने वाला, बढ़ई, तो ऐसे करके नहीं कहेंगे, कहेंगे उसको फिर दस्तकार कहेंगे। दस्तकार मतलब हस्त शिल्पकार कहेंगे, जो हाथों से सामान बनाता हो। इस प्रकार से वर्गीकरण आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा, एक बच्चे ने कहा गंभीरधार, क्या लिखा, किसान, शिल्पकार, सैनिक, ठीक है, दस्तकार है। गंभीरधर क्या होता है, शिवम पाल ने कहा गांबीधर क्या है, बिजनेसमैन एक सही है, मिस्टी वर्मा ने सही कहा। लोहार को हम शिल्पकार में रख देंगे, शिल्पकार में ही लोहार वगैरह सब आ जाएगा। बिजनेसमैन ठीक है, बहुत बढ़िया है, बिजनेसमैन एक हो जाएगा। वोमेन नहीं होगा, ना ना ना, SC ST कैटेगरी यहाँ आर्थिक सामाजिक नहीं पूछ रहे ना, यहाँ सामाजिक नहीं पूछ रहे हैं सुवानी, यहाँ पर पूछ रहे हैं हाँ लेबर हो सकता है। पल्लवी ने कहा कि लेबर हो सकता है, शिवांगी ने कहा बिजनेसमैन हो सकता है, और भी बच्चों ने बिजनेस ने कहा, मिस्टी वर्मा ने कहा था बिजनेसमैन हो सकता है, लोहार आदि कहा आपने, दस्तकार, शिल्पकार, त्रिशा राय बिल्कुल ठीक है, फार्मर हो सकता है, लेबर हो सकता है, ये सही है। तो शिल्पकार है, हस्तशिल्पकार है, जमींदार है, दस्तकार है, ग्रामीण है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। तकरीबन बच्चों ने सही पार्टिसिपेट कर लिया है, जितने भी बच्चे हैं ठीक ठाक पार्टिसिपेशन हो गया है। अब मैं आपकी बातों को थोड़ा सरल कर देता हूं। समाज के अगर आर्थिक वर्गों की बात करें तो एक तो हमारा हो जाएगा किसान, दूसरा हो जाएगा आपका श्रमिक। श्रमिक क्या होता है, किसान और श्रमिक में क्या अंतर है, श्रमिक केवल श्रम के लिए उत्तरदायी होता है। किसान क्या है, खेतीहर है, जो खेती करता है। श्रमिक क्या है, या तो खेतों में भी श्रम कर सकता है या उद्योगों में भी श्रम कर सकता है। फिर हम देखते हैं उद्योगपति कर सकते हैं, उद्योगपति हो सकता है, जिसको हम बिजनेसमैन कहते हैं, आपने ही लिखा है। फिर हम देखते हैं चौथा अगर हो सकता है नौकरी पेशा हो सकता है, नौकरी पेशा वर्ग होगा। फिर हम कह सकते हैं यहां पर छठा होगा, वह होगा दस्तकार हो जाएगा, जिसको हैंडीक्राफ्ट मैन कहते हैं, दस्तकार हो जाएगा, जो दस्तकारी करता है। और भी हम देखते हैं एक वर्ग के रूप में, छठा हम सैनिक भी ले सकते हैं, सेना का भी वर्ग ले सकते हैं, नहीं, और नौकरी पेशा वर्ग हो जाएगा। नौकरी पेशे वर्ग को ही हम अलग वर्गीकृत कर सकते हैं, और यह हो जाएगा आपका मध्यम वर्ग, जिसको हम कहते हैं मध्यम वर्ग, यानी व्यवसायी वर्ग भी कह सकते हैं, मध्यम वर्ग कह दीजिए, उसी में सब आ जाएगा। जो भी प्रोफेशनल्स कह सकते हैं, प्रोफेशनल्स को हम हिंदी में क्या कहेंगे, प्रोफेशनल्स को कहेंगे, मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूं, कि मध्यम वर्ग को ही हम एक तरह से प्रोफेशनल्स कह देते हैं, लिख देते हैं, लिख लीजिए, प्रोफेशनल्स कहते हैं, नल्स कह देते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ वर्ग हमारे हैं समाज में जो अनुभव करेगा कि ब्रिटिशों के द्वारा जबरदस्त शोषण किया जा रहा है इन सभी वर्गों का। अगर कुछ भूला होगा, मैं जब मैटर लिखाने की शुरुआत करूंगा उसमें मैं मैटर डालता चला जाऊंगा। तो ब्रिटिशों की शोषणकारी नीतियों के कारण भारत के सभी वर्ग असंतुष्ट थे। कौन कौन से असंतुष्ट होंगे, पहला यहां पर लेते हैं किसान वर्ग। किसान वर्ग क्यों असंतुष्ट है, किसान वर्ग क्यों असंतुष्ट है, यहां पर
इससे क्या होता है, इससे बड़ी मात्रा में भू राजस्व लिया जाता है, मात्रा में भू राजस्व वसूला जाता है, परंतु इन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती, इन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती, नहीं दी जाती है। इनको महंगाई की मार झेलनी होती है, कि मार झेलनी पड़ रही थी। और क्या होता था, भूमि अधिकार छीन लिए गए थे, महाजनों के द्वारा शोषण होता था, और क्या होता था, शोषण होता था, तथा पुलिस प्रशासन मदद नहीं करती थी, पुलिस प्रशासन मदद नहीं करती थी, पुलिस प्रशासन मदद नहीं करती थी। एक किसानों को जितनी असुविधा हो सकती है सबको यहां पर संक्षेप में लिखा गया। जितनी असुविधा किसानों को हो सकती है सबको हमने क्या कर दिया, एक संक्षेप में लिख दिया। जमींदार भी लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया है। प्रोफेशनल्स मींस व्यवसायी कह सकते हैं, चलिए वो तो मैंने लिख दिया था। व्यापारी भी हो सकता है, व्यापारी को उद्योगपति, व्यापारी एक ही हो जाएगा। हमने देखा एक वर्ग है किसान, यह क्यों परेशान हो रहा था कि इससे बड़ी मात्रा में भू राजस्व वसूला जाता है, परंतु इन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती है, इनको महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, महंगाई की मार झेलनी पड़ रही थी, भूमि अधिकार छीन लिए गए थे, महाजनों के द्वारा शोषण होता था, पुलिस प्रशासन मदद भी नहीं करती है। तो क्या यह वर्ग असंतुष्ट होगा या नहीं होगा, या इसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो बिल्कुल होना चाहिए इसे असंतुष्ट। ये बहुत बड़ा वर्ग है। इनफैक्ट कहा जाए तो उस समय भी भारत का 70% या भारत में 70% जनसंख्या कृषक वर्ग से ही बिलोंग उस समय भी करती थी। अभी भी 55% के आसपास हम देखते हैं किसान ही हैं। अभी भी किसानों की संख्या बहुत बड़ी है, और पहले तो बहुत अधिक थी ही, क्योंकि हमारे पास उद्योग नहीं थे, और चूंकि किसानों को किसी भी प्रकार की सहायता राजा से या ब्रिटिश सरकार से मिल नहीं रही है, तो सबसे अधिक अगर भार है करों का तो इसके ऊपर ही है, और सबसे अधिक दरिद्रता है तो इसी वर्ग के पास है। तो क्या ये असंतुष्ट होगा या नहीं होगा, क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? ब्रिटिशों की शोषणकारी नीतियों के कारण भारत के सभी वर्ग असंतुष्ट हो रहे थे। जैसे हमने किसान देखा, फिर हमने देखा दूसरा जो वर्ग होगा वह होगा मान लो दस्तकार। दस्तकार हो जाएगा। दस्तकार क्यों है भैया? तो यहां पर विऔद्योगीकरण की नीति के कारण, विऔद्योगीकरण की नीति के कारण दस्तकार क्या हो गए थे? दस्तकार बेरोजगार हो गए थे। दस्तकार बेरोजगार हो चुके थे, और दस्तकार क्या हो चुके थे? दस्तकार बेरोजगार हो चुके थे, बेरोजगार हो चुके थे। अतः इनमें ऋणग्रस्तता की भारी समस्या उत्पन्न हो गई थी। इनमें ऋणग्रस्तता की भारी समस्या उत्पन्न हो गई थी। ऋणग्रस्तता की भारी समस्या उत्पन्न हो गई थी। क्या कहने का मतलब हुआ? दस्तकार वर्ग हमने पहले भी देखा था, कल जैसे आर्थिक नीति वाला हमने पढ़ा है, वहां पर देखा कि कितने विधियों से, कितने उपायों से भारत के हैंडीक्राफ्ट को नष्ट कर दिया गया, भारत के दस्तकारी उद्योग को नष्ट कर दिया गया। और दस्तकारी उद्योग को नष्ट किया गया तो ये बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे उद्योग तो विकास के क्रम में नष्ट अपने आप भी हो जाते हैं, लेकिन अगर कहीं नए जगह पर उसका सेटलमेंट नहीं हुआ तब क्या होगा? तब तो वो बेरोजगार रह जाएगा ना, और बेरोजगार अगर हुआ तो फिर समस्या गहरी हो जाएगी। फिर उसको खाने के पैसे नहीं मिलेंगे, खाने के भी पैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि और कोई काम वो करना जानता नहीं है, क्या करेगा? एक दस्तकार जो हाथों की कारीगरी करता था, कहीं जाके सेना में भर्ती हो जाएगा? संभव नहीं है। और सेना में भी जॉब कहाँ है? वहां पर भी समाप्त हो रहा है। अधिक से अधिक वो क्या कर सकता है
कृषि कार्य कर सकता है, कृषि कार्य पहले से ही पिछड़ी हुई है, वहां उसको और भी कष्ट का सामना करना पड़ेगा। खाने के लिए या सामान्य जीवन यापन के लिए भी उसे ऋण लेना पड़ेगा, और ऋण भी लेना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, बड़े पैमाने पर ब्याज भरना पड़ेगा। और जो दस्तकार पहले ही पैसा जिसके पास नहीं है, वो ब्याज कैसे भरेगा, उसके पास तो और भी समस्या क्रिएट हो जाएगी। इस तरह से यह वर्ग भी बेहद दुखी था। क्यों? इसका गरीबी बढ़ता जा रहा था। दस्तकार देखते हैं, फिर हम क्या देखते हैं कि यहां पर तीसरा जो वर्ग होगा वह होगा श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग का हम विकास देते हैं। क्यों यह असंतुष्ट है? इनका उद्योगों में, आधुनिक उद्योगों में बहुत शोषण हो रहा था, उद्योगों में अत्यधिक शोषण हो रहा था, अत्यधिक शोषण हो रहा था। कैसे शोषण होगा? शोषण हो रहा था कैसे? यहां पर होगा कि श्रम के घंटों की अधिकता थी, श्रम के आवर्स यानी घंटों की अधिकता थी, वेतन बेहद कम था। वेतन तो कह भी नहीं सकते, उसमें मजदूरी कह दीजिए, मजदूरी बेहद कम था, मजदूरी बेहद कम था। और क्या था? जॉब की सिक्योरिटी नहीं थे, यानी नौकरी की सुरक्षा नहीं थी, की सुरक्षा नहीं थी। और क्या होगा? कठिन परिस्थितियों में रोजगार मिलता था, कठिन परिस्थितियों में कार्य करना होता था, और होता था। साथ ही उद्योग कम थे, उद्योगों के कम होने के कारण क्या हो जाता है? साथ ही उद्योगों के कम होने के कारण नौकरी भी बहुत कम मिलती थी, नौकरी भी कम ही थी। अब क्या कहा यहां पर समझिए। अब हमने कहा कि इस दस्तकार क्यों भाई परेशान है, क्यों शोषण का शिकार हो रहा है? तो यह औद्योगिकरण की नीति के कारण दस्तकार बेरोजगार हो चुके थे, अतः इनमें ऋणग्रस्तता की भारी समस्या उत्पन्न हुई। हमने दस्तकारी उद्योग का विनाश देखा। दस्तकारी उद्योग जब पतन हो जाएगा तो दस्तकार कहां जाएंगे? उनके पास दूसरी नौकरी का तो उपाय है नहीं, या तो कृषि क्षेत्र में जाएंगे जहां पहले ही भीड़ भाड़ है, वहां पर पहले ही समस्या बनी हुई है, तो दस्तकार फिर गरीब के गरीब ही रहेंगे, ऋण लेंगे तो ऋणग्रस्त हो जाएंगे। श्रमिक वर्ग जो आधुनिक उद्योगों में काम भी कर रहा था, तो उसके साथ भी समस्या थी। क्या थी? इनका आधुनिक उद्योगों में अत्यधिक शोषण होता था। शोषण कैसे होता है? श्रम के घंटों की अधिकता थी, 24-24 घंटे काम लिए जा रहा है, वेतन उतना नहीं मिलेगा, मजदूरी बेहद कम थी, नौकरी की सुरक्षा नहीं थी, कब इसको नौकरी से निकाल देगा ये कहना मुश्किल है। कठिन परिस्थितियों में कार्य करना होता था, साथ ही उद्योगों के कम होने के कारण नौकरी भी बेहद कम होती थी। इतना सीमित नौकरी यहां पर मिल रहा है कि श्रमिक वर्ग मजबूरी में ही सही। अब जिसके पास देखो खेत नहीं है, जिसके पास खेती करने का अनुभव नहीं है, वो क्या करेगा? या दस्तकार भी जो थे पहले वो अपना ही बिजनेस वो चलाते थे, और दस्तकार अगर बेरोजगार होंगे तो क्या करेंगे? कहीं फैक्ट्री में जाके नौकरी करेंगे, क्योंकि खेत तो उसके पास है ही नहीं। खेत होता तो अपनी खेती जाकर के कर लेते, लेकिन उसके पास खेत भी नहीं है तो क्या करेगा? जीवन यापन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आपने देखा है कि सड़क पर कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेला चलाता है, कोई भीख मांगता है, कोई कुछ करता है। क्यों करता है ऐसा? सबको आईएएस नहीं बनना है, आईएएस बन जाता तो अच्छा नहीं होता, लेकिन सबके पास समान हुनर नहीं होता है। तो जो जिस हुनर का व्यक्ति है वह वही धंधा कर पाएगा, सब धंधा नहीं करेगा। कठिन कार्य करना कितना मुश्किल होता है, आप छोटा मोटा घर का काम करते होंगे तब आपको पता चलता होगा। एक श्रमिक दिन भर इतना आप देखिए स्टेशन पर जाके कूली को कितना वजन उठा करके वह चल पाता है, क्या उसको कैसा करने में मजा आ रहा है? भाई उसका हुनर वही है, वह वही कार्य कर सकता है, इसलिए कर रहा है। इसलिए यहां पर मजबूरी में श्रमिकों को शोषित होना पड़ रहा है, इसलिए यहां पर श्रमिक वर्ग भी बहुत ही अधिक संतुष्ट होता है। ठीक है, गरीबी तो आज ही है। तो यहां हम क्या देखते हैं कि यहां पर श्रमिक वर्ग है। अब अगर हम और भी बात करें कृषक श्रमिक से आगे बढ़ते हुए, तो एक वर्ग आपका हो जाएगा मध्यम वर्ग, जिसको हम कहते हैं बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग।
बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग का मतलब है जो बुद्धि की कमाई करता है, बुद्धि अपने ज्ञान से कमाई करता हो, अपने हुनर से कमाई करता हो। जैसे आप हुए या आपके परिवार में कोई नौकरी पेशा लोग हैं तो आप क्या कहलाएंगे? बुद्धिजीवी वर्ग कहलाएंगे। जैसे आप टीचर हैं या अन्य प्रकार के कार्य कर रहे हैं, जैसे मैं ही आपके सामने पढ़ाने का कार्य करता हूं, तो मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूं, यानी मेरा प्रोफेशन क्या हो जाएगा? टीचिंग होगा। और मैं वैसा मध्यम वर्ग माना जाऊंगा जो अपनी बुद्धि के हिसाब से कमा रहा है, श्रम से नहीं कमा रहा है। श्रम तो है लेकिन वो श्रम नहीं है जैसा कि हमने इन दोनों के बीच में देखा है। जो प्रोफेशनल्स हैं उनको हम कहेंगे बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग मतलब होता है मिडिल क्लास, जो ना तो बहुत गरीब है और ना बहुत अमीर है। एक उच्च मध्यम वर्ग होगा, इसमें भी शब्द आता है। एक होता है हायर क्लास, सुपर रिच क्लास कहेंगे। जैसे अंबानी या अडानी वगैरह को देखेंगे, टेस्ला कंपनी का मालिक कौन है, वो सब देखेंगे तो सुपर रिच क्लास होगा, वो तो बहुत बड़ा क्लास हो गया। दूसरा जो होगा उच्च मध्यम वर्ग होगा, यानी सुपर क्लास से नीचे होगा, उसके दूसरे पायदान पर होगा, यानी है तो मिडिल क्लास लेकिन उसके पास भी ठीक ठाक पैसे। एक है निम्न मध्यम वर्ग, जो टीचर वगैरह होता है हम लोगों जैसे, वो निम्न मध्यम वर्ग में आते हैं। और जो गरीब वर्ग आते हैं वो किसान, किसानों में भी जमींदार किसान नहीं, श्रमिक है, किसान है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। ये सब आपके मिडिल क्लास से भी नीचे के वर्ग के रूप में परिगणित होते हैं। इस तरह से क्लासिफिकेशन हम समाज का करते हैं। यहां जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है वह बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग का किया जा रहा है। यह वर्ग क्यों था? यह वर्ग जो था इसने मध्यमजीवी, इस बुद्धिजीवी वर्ग ने क्या किया? बुद्धिजीवी वर्ग ने पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त किया, पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त किया। इस पाश्चात्य शिक्षा के आलोक में उसने यह देखा, यूरोपीय उदारवाद की, आलोक में उसने क्या किया, या उसने की जगह इस वर्ग ने कर दीजिए, आलोक में इस वर्ग ने यूरोपीय उदारवाद को समझा तथा ये इस उदारवाद के प्रशंसक बन गए, अब उदारवाद क्या है मैं एक बार बोर्ड से हटता हूं फिर मैं बताता हूं। अब जरा इस वर्ग की समस्या को देखें, ये किस समस्या से ग्रसित है कि बुद्धिजीवी वर्ग ने पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त किया। इस पाश्चात्य शिक्षा के आलोक में इस वर्ग ने यूरोपीय उदारवाद को समझा, तो ये क्या होते हैं? समझा तो ये प्रारंभ में क्या होते हैं? प्रारंभ में क्या होते हैं? इस उदारवाद के प्रशंसक बन गए। मैं आगे लिख देता हूं, तो मैं इसको आगे लिख देता हूं क्योंकि यहां पर वो शब्द छूटा हुआ है और जगह है नहीं। तो हमने क्या देखा? बुद्धिजीवी वर्ग ने पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त किया और इस पाश्चात्य शिक्षा के आलोक में इस वर्ग ने यूरोपीय उदारवाद को समझा। अब देखिए यूरोपीय उदारवाद को समझने का क्या मतलब है? यूरोपीय उदारवाद को समझने का मतलब है कि जब यूरोप की विचारधारा को आप देखेंगे तो वहां पर स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कहा गया कि व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, तभी व्यक्ति का विकास हो पाएगा। और यूरोप में अवधारणा ये प्रचलन में थी। कहा गया व्यक्तित्व का विकास स्वतंत्रता से ही होगा, और वहां पर हम राजकीय संस्थाओं को बहुत अधिक कंट्रोल करते हुए नहीं देखते थे। अब तो खैर होता है, स्वतंत्रता है, समानता है। उसने कहा कि जितने भी भाई बंधु हैं, जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्य और मनुष्य के बीच में समानता है, छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं होगा। केवल इस आधार पर हम किसी मनुष्य को छोटा बड़ा नहीं मानेंगे कि किसी की आर्थिक स्थिति खराब है या किसी का रंग काला है, गोरा है। अपने लिए उसने वह नियम लागू किया। और तीसरा उन्होंने कहा विश्व बंधुत्व होना चाहिए। जो स्वतंत्रता और समानता हमने यूरोप के लोगों के लिए देखा, यूरोपीय लोगों की मानसिकता थी यह हम संपूर्ण विश्व में लागू करेंगे, यानी संपूर्ण विश्व के लोग समान होंगे। अगर यह विचारधारा सैद्धांतिक स्तर पर लागू होता तो इससे बढ़िया कोई विचारधारा हो ही नहीं सकती है। यह एक शानदार विचार हो जाता, नहीं हो जाता। लेकिन जब इन्होंने देखा तो इनको लगा बहुत अच्छी विचारधारा है, क्योंकि इसकी तुलना में अगर हम भारत में देखते हैं तो भारत में तो राजतंत्र है।
राजतंत्र है तो वहां निरंकुश राजतंत्र है, यानी एक ही व्यक्ति निर्णय ले रहा है, और जब एक व्यक्ति निर्णय लेगा तो स्वाभाविक है वहां पर गलती होने की संभावना है। किसानों का शोषण हो रहा है राजतंत्र में, श्रमिकों का शोषण हो रहा है, तमाम अच्छाइयां है राजतंत्र की, लेकिन लोकतंत्र से बढ़कर के राजतंत्र तो हो नहीं सकता। धर्मतंत्र है, यानी धर्म के आधार पर हम निर्णय ले रहे हैं। जहां धर्म के आधार पर या धार्मिक रूढ़िवादिता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा तो स्वाभाविक है कि वहां पर भी दोष उत्पन्न हो जाएगा। न्याय प्रणाली हमारी धर्म के आधार पर संचालित हो रही है, तो जो आधुनिक व्यवस्था है वह तो लागू है नहीं। तो जब इन लोगों ने ब्रिटिश या यूरोप की व्यवस्था को देखा, पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन को प्राप्त करके, इनको लगा कि हाँ होना तो चाहिए यही, ये बड़े प्रशंसक बन गए। क्या लिखा हमने कि बुद्धिजीवी वर्ग ने पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त किया। इस पाश्चात्य शिक्षा के आलोक में इस वर्ग ने यूरोपीय उदारवाद को समझा और प्रारंभ में ये क्या हो जाते, प्रारंभ में ये वर्ग यूरोपीय उदारवाद के प्रशंसक बन गए। ये वर्ग क्या हो जाते, ये वर्ग यूरोपीय उदारवाद के प्रशंसक बन गए, उदारवाद के प्रशंसक बन जाते। प्रारंभ में ये वर्ग यूरोपीय उदारवाद के प्रशंसक बन जाते। लगा कि हाँ होना तो यही चाहिए, हमारे देश में ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पर ऐसा है तो यूरोप के लोग हमसे बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि यूरोपीय लोगों का मानक दो है, अपने देश में अपने क्षेत्र में तो वो उदारवाद की बात करते हैं, लेकिन भारतीय क्षेत्र में जाकर के नस्लवाद की बात करते हैं, नस्ल के आधार पर भेदभाव करते हैं। तब इनका मोह भंग हो जाता है और तब इन्होंने इसका विरोध करना प्रारंभ किया। प्रारंभ में ये वर्ग यूरोपीय उदारवाद के प्रशंसक बन गए। हालांकि जब इन्होंने महसूस किया कि यह उदारवाद, कि यूरोपीय लोगों द्वारा भारत में उदारवाद को नहीं बल्कि नस्लवाद को लागू किया जा रहा है। ये क्या हो जाते, नस्लवाद को लागू किया जा रहा है, ये क्या हो जाएंगे, लागू किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाते, तो ये इसके खिलाफ हो गए। तो ये क्या हो जाते, तो ये इस प्रक्रिया के खिलाफ हो गए, इस शोषण खिलाफ हो गए। इस शोषण के खिलाफ उन्होंने जनमत बनाने का कार्य किया। इस प्रकार के शोषण के खिलाफ उन्होंने क्या कर दिया, शोषण के खिलाफ उन्होंने जनमत बनाने का कार्य किया। जनमत बनाने का कार्य किया यानी जनता को जगाने का कार्य किया, जनमत बनाने का कार्य किया। क्या किया इसने, जनमत बनाने का कार्य किया। प्रारंभ में ये वर्ग यूरोपीय उदारवाद के प्रशंसक बन गए। हालांकि इन्होंने महसूस किया कि यूरोपीय लोगों द्वारा भारत में उदारवाद को नहीं नस्लवाद को लागू किया जा रहा है, तो ये इस प्रक्रिया के खिलाफ हो गए। यहां पर लिख सकते हैं, उन्होंने जब यह महसूस किया कि यूरोपीय लोगों द्वारा भारत में उदारवाद को नहीं बल्कि नस्लवाद को लागू किया जा रहा है, ये इस प्रक्रिया के खिलाफ हो जाते हैं। इस प्रकार के शोषण के खिलाफ इन्होंने जनमत बनाने का कार्य किया और इनके ही द्वारा राष्ट्रवाद के विचार को प्रोत्साहित किया गया, राष्ट्रवाद के विचार को आगे बढ़ाया गया या विचारों को आगे बढ़ाया जाता है। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे राजा राम मोहन राय को देखें, चाहे अन्य लोगों को देखें, उन्होंने राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने का कार्य किया जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिशों का उद्देश्य भारत का शोषण करना है, भारत के लोगों का डिस्क्रिमिनेशन करना है, यहाँ का कल्याण करना नहीं है, जैसा कि ब्रिटिशों के द्वारा प्रारंभ में कहा गया था। यहाँ के लोग शोषित तो होंगे नहीं। इन लोगों ने ब्रिटिशों का क्या कर दिया, विरोध प्रारंभ कर दिया। इन लोगों ने ब्रिटिशों का विरोध प्रारंभ कर दिया इस आधार पर कि नस्लवादी नीति यहां पर लागू की जा रही है, नस्लवादी नीति यहां पर लागू की जा रही है। इस आधार पर यहां पर इन लोगों ने क्या कर दिया,
विरोध किया, विद्रोह करने की कोशिश की। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ पा रहे हैं कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि राष्ट्रवाद के उद्भव के क्या कारण थे, राष्ट्रवाद के उद्भव के क्या कारण थे, क्या ये बातें समझ पा रहे हैं प्रियंका, गोरख? गरीबी आज भी बनी, गरीबी के बहुत सारे कारण होते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई शोषण करे अभी तभी होगा। प्रोफेशनल मतलब है अपने क्षेत्र में निपुण होना, ठीक है, यह भी सही है, यहां तक बातें सही है। हमने क्या देखा, तो इसके खिलाफ हो गए और आगे जब इस प्रकार के शोषण के खिलाफ इन्होंने जनमत बनाने का कार्य किया और इनके ही द्वारा राष्ट्रवाद के विचारों को आगे बढ़ाया जाता है। जब प्रारंभ में इस वर्ग के ब्रिटिश समर्थक, लेकिन आगे चलकर के देखा इसके अगेंस्ट ही जा रहा है, तो ब्रिटिशों ने एक प्रकार से इनका दमन भी करना शुरू किया। प्रारंभ में क्या थे, दमन भी करना शुरू किया, ब्रिटिशों ने इसका क्या कर दिया, दमन भी करना शुरू किया, जैसा कि हमने पहले देखा था। यह भी आप लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा, इन्होंने जनमत बनाने का कार्य किया, इनके द्वारा राष्ट्रवाद के विचारों को आगे बढ़ाया गया। प्रारंभ में जब तक ये ब्रिटिशों के समर्थक बने रहे, तब तक ब्रिटिशों ने इनका साथ दिया, समर्थक बने रहे तब तक ब्रिटिशों ने इस वर्ग का साथ दिया, लेकिन जैसे ही साथ दिया, हालांकि जैसे ही इस वर्ग ने क्या किया, इस वर्ग ने ब्रिटिशों से खिलाफत की, ब्रिटिशों ने इस वर्ग का ही दमन करना प्रारंभ कर दिया, ब्रिटिशों से खिलाफत की। जैसे ही इस वर्ग ने ब्रिटिशों से खिलाफत की, ब्रिटिशों ने क्या कर दिया, ब्रिटिशों ने मध्यम वर्ग का दमन करना प्रारंभ कर दिया, मध्यम वर्ग का दमन करना प्रारंभ कर दिया। भारत के अधिकांश इस वर्ग की खासियत रही कि इसी वर्ग द्वारा राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण कर क्या किया गया, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की गई, इसी वर्ग द्वारा। चूंकि ये वर्ग पढ़ा लिखा वर्ग था, इसको पता था कि कैसे विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पश्चिमी शिक्षा प्राप्त वर्ग था, इसको पता था कि यूरोप में कैसे चल रहा है, ठीक है, कैसे यहां पर यूरोप में चल रहा है, कैसे यूरोप में विरोध प्रदर्शन किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सब इस वर्ग को पता है। इसलिए इस वर्ग ने क्या किया, विरोध करना शुरू किया, और इसी वर्ग ने प्रारंभिक राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया। क्योंकि किसान भला कैसे राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण कर पाएगा, उसे बेचारे को पता ही नहीं है कि शोषण के खिलाफ प्रतिकार कैसे करेंगे, श्रमिक कैसे करेंगे। श्रमिकों की स्थिति उस समय ऐसी थी कि एक भी दिन अगर रोजगार ना मिले तो उस दिन उसके परिवार को भूखे सोना पड़ता है। जो ऐसी स्थिति में है, हैंड टू माउथ इसको कहेंगे, जो हैंड टू माउथ स्थिति में, वो भला विरोध प्रदर्शन में क्या भाग ले। विरोध प्रदर्शन में ये वर्ग भाग लेगा जिसको पता है कि किस प्रकार से विरोध किया जाना चाहिए, किस प्रकार से राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया जाना चाहिए, और किस प्रकार से ब्रिटिशों को उसी की पद्धति से डिमोरलाइज किया जा सकता है। इसलिए प्रारंभिक नेतृत्व इसी मध्यम वर्ग के द्वारा किया जाता है। बात क्लियर है यहां तक? एक दो वर्ग और देखेंगे कि किस प्रकार से यहां पर होता है। एम के अगर जाना है धनतेरस में तो जाइए ना, मैं देखता हूं कि एक खास टॉपिक तो खत्म कर ही दूं ना, ताकि फिर कल मैं आऊं तो इसको पूरा करूं। कल ध्यान रखिएगा, कल आप लोग क्लास में नहीं आ पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कल छुट्टी करना नहीं चाह रहा था, तो मैं कल इस क्लास को अपने हिसाब से शेड्यूल कर देता हूं, या रहने देता हूं 4 बजे ही रहने देता हूं, और मैं उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दूंगा। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में डालने का एक ही मतलब होगा कि मैं आपका चैट नहीं देख पाऊंगा, बस, और कोई नहीं। पढ़ाने का तो जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही होगा। तो
अगर लेकिन 7 बजे आना चाहें तो मैं, लेकिन छोड़िए, मेरे विचार से ना शेड्यूल गड़बड़ हो जाएगा, फिर दूसरे ऑफिस के लोग भी डिस्टर्ब होंगे मेरे चक्कर में। तो 7 बजे क्लास स्टार्ट करना उन लोगों के लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि वो लोग देर रात सोते हैं। तो मैं 4 बजे ही रहने देता हूँ। हो सकता है कि मैं लौट के आ जाऊँ तो मान के चलो कि मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, और नहीं है तो फिर आपके पास क्लास तो जाएगी, लेकिन वैसे ही चली जाएगी, और मैं उसी तरह से पढ़ा दूंगा, आपका केवल चैट नहीं देखूंगा। इस वर्ग की खासियत रही कि इसी वर्ग द्वारा राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण कर राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की जाती है। ठीक है, 7 बजे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ले लेंगे। फिर अब हम देखते हैं एक और वर्ग है, एक और वर्ग होगा, और वह वर्ग होगा आपका पूंजीपति वर्ग। इसको ले लेते हैं। एक और वर्ग आएगा आपका पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति, या हम कह सकते हैं व्यवसायी वर्ग। व्यवसायी वर्ग भी यहां पर रुष्ट था। इस वर्ग में राष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे आई। इस वर्ग में राष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे आती है। चेतना ऐसे कर सकते हैं कि थोड़ी देर से आई। इस वर्ग में राष्ट्रीय चेतना थोड़ी देर से आती है। शुरुआत में वर्ग एक्टिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब आर्थिक लाभ डायरेक्ट मिल रहा होगा, कोई भी उसका विरोध नहीं करना चाहता है। शुरुआत में तो पहले व्यवसायी वर्ग है ही नहीं। जब भारत का औद्योगिकरण हो गया है, यहां जब उद्योग है ही नहीं, तो व्यवसायी वर्ग कहां से होगा? और जब व्यवसायी वर्ग की उत्पत्ति हुई तो भी यह ब्रिटिशों के समर्थन से ही टिके रहे। तो शुरुआत में यह वर्ग ब्रिटिशों का विरोध नहीं करता है, ब्रिटिशों के साथ सहायक का काम करने लग जाता है। क्योंकि जब भी ब्रिटिशों का विरोध करेंगे तो उद्योग वह चलने ही नहीं देगा। इस वर्ग की मजबूरी थी, यह विद्रोह में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए इस वर्ग में राष्ट्रीय चेतना सबसे बाद में आती है। धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है। जब हम क्या देखते हैं, राष्ट्रीय चेतना थोड़ी देर में आई। प्रारंभ में आगे के कालक्रम में जब इस वर्ग ने महसूस किया, जब इस वर्ग ने साम्राज्यवादी शोषण के वास्तविक प्रभाव को महसूस किया तथा यह जाना इस वर्ग में राष्ट्रीय चेतना थोड़ी देर से आई। आगे के कालक्रम में जब इस वर्ग ने साम्राज्यवादी शोषण के वास्तविक प्रभाव को महसूस किया तथा यह जाना कि साम्राज्यवाद या साम्राज्यवादी आर्थिक नीति के तहत उसका वास्तविक विकास नहीं हो सकता है, उसका वास्तविक विकास नहीं होता है, या वास्तविक विकास नहीं हो सकता है, तब इस वर्ग ने क्या किया? नहीं हो सकता है, तब इस वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन का साथ देना प्रारंभ किया। राष्ट्रीय आंदोलन का साथ देना प्रारंभ किया। राष्ट्रीय आंदोलन का साथ देना प्रारंभ किया। क्या देखा हमने कि माना जाता है कि साम्राज्यवादी आर्थिक नीति के तहत उसका वास्तविक विकास नहीं हो सकता है, तब इस वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन का साथ देना प्रारंभ किया। एक बार मैं पढ़ता हूं, फिर बोर्ड पर आऊंगा। इस वर्ग में राष्ट्रीय चेतना थोड़ी देर से आई। आगे के कालक्रम में जब इस वर्ग ने साम्राज्यवादी शोषण के वास्तविक प्रभाव को महसूस किया तथा यह जाना कि साम्राज्यवादी आर्थिक नीति के तहत उसका वास्तविक विकास नहीं हो सकता है, तब इस वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन का साथ देना प्रारंभ किया। अब होता क्या है, जैसे हमने शुरुआत में देखा, उद्योग हमारा स्थापित नहीं हो रहा है, और जो भी प्रारंभिक उद्योग स्थापित हो रहे हैं वो ब्रिटिशों के कारण स्थापित हो रहे हैं, ब्रिटिश पूंजी के आधार पर हो रहे, तो भारतीयों के लिए तो मौका है नहीं। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे थे जहां पर कि भारतीय पूंजीपति धीरे धीरे जमने लग गए। व्यवसाय करना क्या है? एक कला है। सभी लोग व्यवसायी नहीं हो सकते, सब लोग नौकरी करते रहेंगे लेकिन अपना काम कोई नहीं शुरू कर पाएगा। ये एक कला है। आपने देखा होगा समाज में, मतलब आप लोगों का सामाजिक परिप्रेक्ष्य कम है,
जैसे आप शहरी क्षेत्र में रहते होंगे तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे रोजगार करने वाले, एक सरकारी प्यून, मतलब एक ऑफिस में प्यून का भी काम करता है, एक असिस्टेंट का काम करता है, कोई ऑफिसर का काम करता है। और जब आप बाजार से निकलिएगा तो देखेंगे कोई ई रिक्शा चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई हट्टा कट्टा है तो भी रिक्शा चला रहा है। फिर आप देखेंगे कि फल का रेडी पटरी लगाता है, सब्जी बेच रहा होता है, छोले कुलचे का दुकान लगा रखा होता है। तो क्या वह नौकरी नहीं कर सकता है? क्या वो जाकर के ऑफिस में 10,000 रुपये की नौकरी कर लेता तो उसके लिए आसान होता है, एक जॉब सिक्योरिटी होती। व्यवसाय करने में तो दिक्कत है क्योंकि व्यवसाय में बहुत सारी कठिनाइयां आती, लेकिन एक व्यवसायी वर्ग की एक व्यवसायी मानसिकता ही अलग होती है। वो नौकरी नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, वह व्यवसाय करता है, चाहे छोटा व्यवसाय हो बड़ा व्यवसाय हो। तो यह व्यवसायी वर्ग शुरुआत में ब्रिटिशों से लाभान्वित हो रहा था क्योंकि ब्रिटिशों के द्वारा इन्हें थोड़ा थोड़ा फायदा, छोटा ही सही फायदा मिल रहा था। और बाद में जब इसके पास पूंजी आई तो इसने अपना उद्योग स्थापित करना शुरू किया। तो इनको लगा कि भाई ब्रिटिश शासन तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि इसी वजह से हम आयात निर्यात की प्रक्रिया में भाग ले पा रहे हैं, उत्पादन की प्रक्रिया में भाग ले पा रहे हैं। तो शुरुआत में ये इसके प्रशंसक बने रहे और उनको लगता था कि अगर हम ब्रिटिशों के संरक्षण से बाहर चले जाएंगे तो शायद हमारा विकास नहीं होगा। लेकिन जब देखा इन्होंने कि भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ब्रिटिशों के द्वारा तभी तक फायदा पहुंचाया जाता है जब तक कि उसको नुकसान नहीं होगा। जैसे कि भारत में प्रोडक्शन हो रहा है और प्रोडक्शन का निर्यात आप कहीं नहीं कर सकते हैं अगर ब्रिटिश नहीं चाहे तो, क्योंकि ब्रिटिशों को भी तो निर्यात करना है। उतना ही आप निर्यात कर पाएंगे जितना ब्रिटिश चाहेंगे। तब जाके इनको लगा कि ब्रिटिशों से छुटकारा पाने में ही हमें फायदा है, नहीं तो यहां पर ब्रिटिशों के शोषण तले ही सब दिन रहना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का साथ देना प्रारंभ किया और व्यवसायी वर्ग भी स्वतंत्रता संघर्ष के साथ शामिल हो गए। ठीक है बच्चे, ये भी वर्ग इसमें होता है। आगे हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे यह ब्रिटिश हितों के साथ जब इन्होंने देखा तो फिर जाकर के ये लोग शामिल हो जाते हैं। एक देखते हैं ब्रिटिशों का विदेशी चरित्र। ब्रिटिशों का विदेशी चरित्र, विदेशी चरित्र कैसा रहता है? ब्रिटिशों ने लंबे काल तक भारत पर शासन किया, परंतु उसका मूल चरित्र विदेशी ही बना रहा। उसका मूल चरित्र विदेशी ही बना रहा। उसका मूल चरित्र विदेशी ही बना रहा। क्योंकि बना रहा वस्तुतः उपनिवेशवादी नीतियों के कारण ब्रिटिशों की शोषणकारी पद्धति मातृदेश के हित के लिए काम करती थी। मातृदेश के हितों के लिए काम करती थी, ना कि भारत की समृद्धि के लिए। हितों के लिए कार्य करती थी। इस प्रक्रिया के कारण करती थी। इस वजह से भारत के सभी वर्गों के लिए ब्रिटिश क्या रहा? ब्रिटिश विदेशी ही बना रहा। अब क्या कह रहा है जरा समझ लेते हैं कि ब्रिटिशों की विदेशी चरित्र का मतलब है ब्रिटिशों ने लंबे काल तक भारत पर शासन किया, परंतु उसका मूल चरित्र विदेशी ही बना रहा। क्यों? कि वस्तुतः उपनिवेशवादी नीतियों के कारण ब्रिटिशों की शोषणकारी पद्धति मातृदेश के हितों के लिए कार्य करती थी। इस वजह से भारत के सभी वर्गों के लिए ब्रिटिश विदेशी ही बना रहा और सभी चाहते थे कि भारत से ये बाहर चले जाए। सभी क्या चाहते थे? सभी इस ब्रिटिश से छुटकारा पाना चाहते थे। अब क्या कह रहा है जरा देखते हैं। पाना चाहते थे या पाने को संघर्ष कर रहे थे? चाहते थे। क्या कहना चाह रहा है जरा देखिए। देखिए, भारत पर तो आक्रमणकारी पहले भी आए, खास करके दो आक्रमणकारियों को हम यहां पर कोट कर सकते हैं। एक तुर्की आक्रमणकारी है जिसने भारत में आकर के सल्तनत
काल की स्थापना की, सल्तनत साम्राज्य की स्थापना की। जैसे आप इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक आदि सबको देखते हैं, यह भी तो एक आक्रमणकारी ही था ना। भारत पर इसने आक्रमण किया, मध्य एशिया की तरफ से आया और भारत पर आक्रमण किया। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ये मूलतः भारत में घुलते मिलते चले गए और इनका मध्य एशिया से संपर्क भंग हो गया। ये भारत के ही होकर के रह गए, जो भी कमाया, जो भी खाया, वो सब भारत में ही लगाया। इसका फिर मध्य एशिया से कोई लेना देना नहीं है। अगर इसने व्यापार किया तो वह भी भारत में लगाया, अगर इसने किसी भी प्रकार के संसाधन जुटाए तो वह भी भारत में ही छोड़ा, इसको ले जाकर के वो मध्य एशिया में नहीं लिया। एक दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है आपका बाबर। बाबर ने भी भारत पर आक्रमण किया तो वह भी आक्रमणकारी हुआ ना। लेकिन बाबर और उसके पूरे खानदान को हम क्या देखते हैं, भारत का होकर के रह जाता है, भारत से बाहर संसाधनों का वह दोहन नहीं करता है। ऐसे में हम क्या मानते हैं, ऐसे में मानते हैं कि ब्रिटिश, जिसका हित था कि भारत से संसाधनों का दोहन कर हम विदेशों में ले जाकर के रखें, यानी भारत के संसाधनों का दोहन किया जाता और उसे विदेशों में जाकर के, यानी ब्रिटेन में जाकर के निचोड़ दिया जाता। इसकी वजह से ब्रिटिशों का चरित्र हमेशा विदेशी ही बना रहा, किसी भी वर्ग के लिए यह हमेशा विदेशी ही रहा। जब भी संघर्ष की बात आती तो ब्रिटिशों को भारत से भगाने की बात आती, इसको किसी तरह से भारतीय भूमि से बाहर निकाल दो, इसकी बात आती। एक तरह से ब्रिटिशों का विदेशी चरित्र भी इस तरह इसके लिए उत्तरदायी हो जाता है। ठीक है, यहां तक बातें समझी। जब कंप्लीट होगा तभी प्रश्न देंगे लिखने के लिए, प्रश्न यहां नहीं बनेगा, अभी थोड़ा एक दो पॉइंट और भी बचा हुआ है, उसको भी डिस्कस करेंगे, तब जाकर के यह पॉइंट क्लियर होगा। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि यहां तक सारी बातें समझ पा रहे हैं, और जो बच्चे नहीं समझ पा रहे थे वो विशेष रूप से करेंगे, मैं फिर से आपको अनुरोध करूंगा। तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि अगर अकेले भी पढ़ाना पड़ेगा तो भी आपको पढ़ाएंगे, अकेले समझाना होगा तब भी समझाएंगे, लेकिन बिना समझाए तो जाएंगे नहीं, ये तो तय है। यहां नहीं समझेंगे तो अलग फोन करके आपको समझाएंगे, लेकिन समझाएंगे जरूर भाई। ठीक है बच्चे, एक बार कंफर्म कर देंगे, यहां ठीक है, सब कुछ चल रहा है। चलिए, प्रियंका का आ गया, नीलम का आ गया, प्रीति का आ गया। इस तरह से हमने क्या देखा कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर रहे जिसकी वजह से यहां पर धीरे धीरे ब्रिटिश राज्य के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्या होता है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ धीरे धीरे राष्ट्रवादी भावना का उद्भव हुआ। राष्ट्रवादी भावना है क्या? राष्ट्रवादी भावना है एक क्षेत्र के लोग जो पहले से रह रहे हैं, एक भौगोलिक क्षेत्र के लोग उस क्षेत्र के प्रति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करके जब एकता का भाव महसूस करे, वह राष्ट्रवाद की एक प्रथम अभिव्यक्ति मानी जाएगी, और यह अभिव्यक्ति समय समय पर बदलती भी रहेगी। ठीक है, तो कल यहां पर क्या करें, कल यहां पर अगर ब्रिटिश इंडिया ना आए होते तो क्या अभी भी, नहीं ऐसा नहीं है सिखा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सभी प्रक्रिया अपने आप बदलती रहती है, कभी भी कोई भी बात स्थिर नहीं होती कि यह नहीं मान सकते कि ब्रिटिश नहीं आए होते तो भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं होता, यह तो मान ही नहीं सकते। होता दूसरे कारण से होता, दूसरे तरीके से होता, इस प्रकार से नहीं। अब जहां पर मान लो कि ब्रिटेन में विदेशी आक्रमणकारी नहीं आए तो क्या वहां राष्ट्रवाद का विकास नहीं हो? यह तो सोचना ही व्यर्थ है। यह प्रक्रिया हम समझते हैं क्योंकि भारत पर ब्रिटिशों का आधिपत्य स्थापित होता है। आज के सेशन को यही रखते हैं, कल मैं सुबह 7 बजे फिर ले लेता हूं, ठीक है ना? कल मैं इसे सुबह 7 बजे बनाता हूं। कल की क्लास सुबह 7 बजे होगी ताकि मैं निकल पाऊं। 7 बजे से होगी, केवल कल के लिए से होगी, और केवल कल के लिए, कल यानी कल होगा 30 अक्टूबर के लिए, 30 अक्टूबर के लिए, केवल कल के लिए होगी। ये नहीं, मानक नहीं होगा, ये मानक नहीं होगा कि रोज हम सुबह 7 बजे क्लास ले रहे हैं। केवल कल के लिए सुबह यह क्लास हमारी 7 बजे से होनी है, ताकि बेहतर तरीके से हम अपना समय यहां पर लगा सकें। कितनी देर? खत्म कर दिया अंशु, क्लास तो एंड कर दिए, तो आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं, ये आपके पास अब जा चुका होगा। जो बच्चे 4 बजे क्लास करते हैं वो 4 बजे ही कर लेंगे। मैं सुबह इसलिए रख रहा हूं, मुझे डाउट है कि शायद मैं सुबह में पहुंच ही नहीं, मतलब शाम को मैं क्लास तक पहुंच ही ना पाऊं,
और पता चला कि एक दिन, जैसे आपको याद होगा कि एक दिन कैंसिल हुआ था ना, तो हो सकता है कि वैसे ही कैंसिल ना करना पड़ जाए। तो मैं यहां पर चाहता हूं कि सुबह ही आपका क्लास लेकर के कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो आज के लिए फिर क्लास को यहीं एंड करते हैं। मैं मिलता हूं सुबह 7 बजे, ताकि रिकॉर्ड करके देने की जरूरत ही ना रहे। बाय एंड टेक केयर।